हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई, सब बढ़िया। तो अब हम लोग का 10वां चैप्टर, बस 2 चैप्टर और फिर हमारा सफर एंड होगा और हम सब लोग मिलेंगे सक्सेस पार्टी में। हाँ, पक्का यकीन है ना सबको अपने ऊपर। पक्का सर। सर सब कुछ बस ये 2 महीने ना, 28 फरवरी के बाद आपको 2 महीने मिलेंगे एग्जैक्टली। उसके अंदर सब कुछ रिवाइज करना है, जितना हो सकता है उतना फास्ट रिवीजन कीजिए, जितना ट्राई कर सकते हैं आप उतना बेस्ट रिवीजन करने की कोशिश करो। क्योंकि रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस यही दो चीजें बहुत आगे तक लेके जाने वाली। ठीक है, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा फायदे में रहने वाले हो। ट्राई ये करना जितना हो सकता है कि सर कॉन्सेप्ट्स सेम ही है, कॉन्सेप्ट्स वही है। हाँ, थोड़ा सा ऑब्वियस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छा चैप्टर है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। आपको ट्राई करना पड़ेगा कि जितना हो सकता है उतनी बार फॉर्मूलाज लिखो। जैसे मैं तुम्हारे सामने अब कल के लिए कल की चीज़ें मैं रिवाइज करा देता हूँ। कल मैंने सिंपल सी बात करनी शुरू करी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। कल मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 चीजें पढ़नी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के बारे में। तो कल हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा था कि एक साइड क्या होता है, एनोड होता है। एक साइड क्या लिखा था हम लोगों ने, एनोड। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। इधर क्या रखा था हम लोगों ने, कैथोड। कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज रख दिया था, पॉजिटिव। तो एनोड के ऊपर नेगेटिव, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव। और फिर हम लोगों ने क्या किया था, इनको एक वायर से कनेक्ट किया था। यहाँ पे बीच में कुछ सॉल्यूशन रख रखा था। ये सब छोटी छोटी चीजें हमने कल कर रखी थी। ये देख लो अपने पास, ये छोटी छोटी चीजें हमने कल कर रखी थी। हमने क्या देखना शुरू किया था कि सर कैथोड है, एनोड है, ये खुद को इधर से इधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अगर इधर से इधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव करेगा, करंट मूव करेगा। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि सर यहाँ पे जो बैटरी है उसको ना सर धीरे धीरे एक सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे लिक्विड पोटेंशियल आ जाता है तो ये सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा। सर कैथोड कौन सा लेंगे, एनोड कौन सा लेते हैं हम लोग, जिसका एनोड पे क्या होता है हमेशा, ऑक्सीडेशन हाई होता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका हाई होगा, ऑक्सीडेशन जिसका हाई होगा वही होगा। एनोड पे किसको लेंगे सर, प्रेफरेबल चॉइस क्या होती है, चॉइस ऑफ एनोड क्या होता है, चॉइस कौन सी होती है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो, हाईएस्ट हो। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ओपी लिख देता हूं, या फिर लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, ऐसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से याद रखिए। कैथोड के बारे में बात करेंगे तो कैथोड पे क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है। और रिडक्शन कैसा लेंगे सर, जो कैथोड का चॉइस, अगर बात करें चॉइस ऑफ कैथोड कोई पूछे तो कौन सा लेंगे, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल ले लेंगे। चॉइस ऑफ कैथोड कोई पूछेगा तो हाईएस्ट क्या ले लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ले लेंगे। यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वहां रिडक्शन पोटेंशियल। इन दोनों ने वोल्टेज जनरेट करा है, इन दोनों ने वोल्टेज जनरेट करा है। कल किसने पूछा कि सर वो सीरीज पूरी याद करनी है क्या। देख भाई, इलेक्ट्रोलिसिस आएगा उस टाइम मैं सीरीज ही बता दूंगा, लेकिन हाँ अभी के लिए बस वैल्यूज उठानी है आपको, मॉड्यूल में या कभी क्वेश्चन कर रहे हो वहां मिल जाएंगी। आप ये देख लो, रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट, और इधर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये छोटी छोटी चीजें। फिर मुझसे किसने बोला सर बैटरी का ई नॉट सेल बताओ, स्टैंडर्ड ईएमएफ बताओ। तो जिसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, एनोड का। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, एनोड का। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, एनोड का। प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल किसका हो जाएगा, ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल किसका हो जाएगा, कैथोड का। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड जिसका कैथोड ले रहे हो, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड ले लो अपने पास, यही हम लोग क्या कहलाएगा, ई नॉट सेल। पक्का। तो ई नॉट सेल ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा होगा, ऐसे ऐसे वर्क कर रहा होगा। ये छोटी छोटी चीजें हमने करी थी। ई नॉट सेल निकालना शुरू किया। फिर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैंने बोला भी था कि भाई जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है, सर याद करो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर। क्यों भैया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर क्यों होगा सर, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, मतलब आप खुद को क्या करना चाहते हो, रिड्यूस करना चाहते हो। अगर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है मतलब आप खुद को क्या करना चाहते हो, रिड्यूस नहीं, ऑक्सीडाइज। पक्का, मैं जानबूझ के मजे ले रहा हूं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है मेरा, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है तो मैं खुद को क्या करूंगा, ऑक्सीडाइज। अगर मैं खुद को ऑक्सीडाइज करूंगा तो सामने वाले को क्या करने वाला हूं, रिड्यूस। अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, तो उस केस में रिडक्शन पोटेंशियल अगर हाई है तो सर मेरी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा। तो आपको एग्जाम हॉल में ना कुछ नहीं करना, आप देख लो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल पूछेगा, रिडक्शन पोटेंशियल। फिर हमने एक दो चीजें और करी थी कि सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज नथिंग। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर आपको दिया गया है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, अगर आपको पोटेंशियल ऑफ ए
से a+2 दिया गया है, इसकी वैल्यू अगर x दी गई है तो सर कुछ नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल जैसे ही निकालने जाएंगे एक तो रिएक्शन रिवर्स करेंगे, रिएक्शन रिवर्स करेंगे, और जैसे ही रिएक्शन रिवर्स होगी, जैसे ही रिएक्शन रिवर्स होगी सर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -x हो जाएगी। ये x है और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, -x। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस देख लो, ये क्या है सर, इसका वैल्यू x है, दूसरे का क्या हो जाएगा, -x। बस छोटी छोटी चीजें उठा उठा करते चले जाइए। फिर किसने बोला सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल निकाल दिया, ये सारी चीजें कर दी, तो ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमने नॉन्स्ट इक्वेशन पढ़ा, ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू सी पढ़ा। इसको हमने चेंज किया, हम लोगों ने इसको और मॉडिफाई किया नॉन्स्ट इक्वेशन को, तो ये आ गया ई नॉट सेल -0.059 अपॉन एन लॉग QC आ गया। फिर किसने बोला कि सर एट इक्विलिब्रियम बताइए, इक्विलिब्रियम पे बताइए, तो ई सेल बिकम्स जीरो, ई सेल बिकम्स जीरो, QC बिकम्स KC, दैट मीन्स ई नॉट सेल का फॉर्मूला यहाँ से RT अपॉन NF ln KC हो गया, या फिर अगर मैं लिखना चाहूँ तो 0.059 अपॉन एन लॉग KC हो गया, यही होगा शायद। ई नॉट सेल आ गया, जैसे ही ई नॉट सेल आया, जैसे ही ई नॉट सेल आया फिर मेरे पास आ गया ई सेल आ गया, ई नॉट सेल आ गया। अब मेरी लाइफ में सर यहाँ पे देखना शुरू करो, मैंने डेल्टा जी नॉट निकाल दिया माइनस NF ई नॉट सेल। गिब्स एनर्जी सर याद करो, गिब्स एनर्जी हमने पढ़ा हुआ था, गिब्स एनर्जी हमने पढ़ा हुआ था, ये गिब्स एनर्जी हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, KC हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। ये चैप्टर अपने पास मिक्सिंग कैसे करता है देख लो सर, 3 चैप्टर्स मिक्स हो रहे हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट QC और KC, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया सर। अपने पास ये n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, ये कहां से आएगा, रिडॉक्स रिएक्शन के साथ, तो इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन और थर्मोडायनेमिक्स 3 चैप्टर और मिक्स हो गए, किसके साथ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ। इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन करना पड़ेगा। मैं बार बार बोल चुका हूं कि अब जो रिवीजन होगी सर, अब जो रिवीजन कर रहे हो आप ट्राई करना कि जितना हो सकता है, जैसा भी हो सकता है कि QC KC इन सबको इक्वेट करो, उसके हिसाब से निकाल दो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐसा कर दो पक्का, डेल्टा जी ऐसे आ जाएगा, डेल्टा जी की ऐसे वैल्यू क्या थी, -2.303 RT लॉग KC होती थी शायद, या फिर इसी को लिखना चाहे -RT ln -RT ln क्या हो जाएगा, KC हो जाएगा, -RT ln KC हो जाएगा। तो ये ई सेल ई नॉट सेल ऐसे करके कर रहे होते हैं हम लोग, पक्का ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, श्योर हो तो चलो। अब ये हमने लास्ट क्लास में किया था, लास्ट क्लास में हमने और भी चीजें करनी शुरू करी थी। सर मान लो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर मैं इस क्वेश्चन को ले लूं, एक मिनट, अब हमने लास्ट क्लास में मान लो इस तरह क्वेश्चन दे दिया गया, थोड़ा क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या है, क्वेश्चन को चाहो तो वीडियो पॉज करके देख लो, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन है लॉग का, इसकी कंसंट्रेशन नहीं दी हुई है, कोई बात नहीं, इसका QC क्या हो जाएगा, अगर मैं QC के बारे में बात करूं, QC का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, निकल +2 डिवाइडेड बाई सर Ag प्लस का होल स्क्वायर। सर निकल +2 की कॉन्सेंट्रेशन जहां तक मुझे दिख रही है 2 × 10 की पावर -2, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n का स्क्वायर, QC की वैल्यू यही आ जाएगी। अब सर ये बोल रहा है मुझे ना n की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो एक काम करते हैं QC की वैल्यू निकालते हैं। QC की वैल्यू कैसे आएगी, ई सेल दिया हुआ है, ई नॉट सेल दिया हुआ है, माइनस सर अपने को क्या लेंगे, अगर मैं इसको लेता हूं 0.059 अपॉन क्या ले लेता हूं, n लॉग QC ले लेता हूं। सर ई सेल की वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 5.06 है स्टैंडर्ड ईएमएफ की, और इसको मैं 0.06 ले लेता हूं क्योंकि कैलकुलेशन में, और n कितना हो जाएगा 2 और लॉग QC, ये देख लो अपने पास, ये इधर आएगा तो माइनस में 0.06 हो जाएगा, ये माइनस में इधर तो है ही है, -0.06 अपॉन 2 लॉग क्या हो जाएगा, QC हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 0.02 गया, लॉग QC की वैल्यू कितनी आ गई 2, QC की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 की पावर 2, या बोल सकते हैं 100, QC की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, तो सर यहाँ पे 100 पुट कर दो, और 100 जैसे ही पुट करोगे सर ये क्या आ जाएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 2 × 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 100, और इसका अंडर रूट, तो ये आ जाएगा n की वैल्यू सर ये कितना हो जाएगा, √2 × 10 की पावर -4, और -4 जब जाएगा तो 1.41 × 10 की पावर -2, 0.00
0141, 0.0141, तो 141 के आसपास कौन सा आ रहा है, यही आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, कल जो पढ़ा है उसी के ऊपर रिवीजन के लिए क्वेश्चन दिखा रहा हूं तुम्हें। कल जो पढ़ा है, पहले आपने क्या करा, क्यूसी की वैल्यू निकाल दी। क्यूसी कहां से आया, वहां से 100 आ गया, क्यूसी की वैल्यू 100 पुट कर दो तो ये जी प्लस आ जाएगा, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.0141। किसी को लगता हो सर एग्जैक्ट नहीं आया, भाई उसी के आसपास आ गया, अपना काम हो जाएगा। एग्जाम हॉल में आपको उसको टिक करना है। ये देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जिंक ऑक्सीडेशन दिया है और सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, स्टैंडर्ड ईएमएफ। इसलिए मैं कल बोल रहा था कि देखो एनसीईआरटी पढ़ने से दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में या किसी रेफरेंस बुक को पढ़ते हो तो रिडक्शन पोटेंशियल को कंसीडर करके वो आंसर दे देते हैं, लेकिन हमारे साथ दिक्कत है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल नहीं लेना है। एग्जाम हॉल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दे सकता है। इस रिएक्शन में देखो ई सेल, ई नॉट सेल कैसे आएगा, ई नॉट सेल क्या आएगा, जिसका जो हो रहा है, जैसे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। जिंक का ऑक्सीडेशन कितना दिया हुआ है, 0.76। सर सिल्वर का रिडक्शन दिया, ऑक्सीडेशन नेगेटिव दिया है, तो इसको क्या करूंगा, पॉजिटिव ले लूंगा, क्योंकि सर वो ऑक्सीडेशन पॉजिटिव दिया, नेगेटिव दिया हुआ है। ये कितना हो जाएगा, ये जीरो कितना हो जाएगा, ये 1.53 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा, 1.53 वोल्ट। तो ये छोटी छोटी चीजें कर लो पक्का, तो ये छोटी छोटी चीजें उठा उठा करते चलो पक्का। ये क्वेश्चन हमने कल होमवर्क में लिया था, ये क्वेश्चन मैंने कल होमवर्क में आप लोगों को दिया हुआ था कि भाई ये क्वेश्चन करके दिखाओ, मैं अटक गया था वहां पे। तो इस क्वेश्चन में कल हम लोग शायद मैंने वो किया था कि होमवर्क करके आना है। याद करो इसमें क्या करना है, इसमें ईएमएफ दिया हुआ है, ई सेल दिया हुआ है, ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा, -0.059 अपॉन एन लॉग क्यूसी। अब सर यहां देख लो क्यूसी में क्या होगा, इस रिएक्शन को देखो ध्यान से, तो रिएक्शन ऐसा दिख रहा होगा। अरे कल ही किया है शायद, कल मैंने बोला भी था कि भाई ये कर लेना जिन लोगों को, ठीक है। अगर दिक्कत आती है तो देख लो, यहाँ पे 10 की पावर -3 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2। मैं एक काम करता हूँ, क्यूसी की वैल्यू यही निकाल देता हूँ, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, ये कितना हो जाएगा, 10। लॉग क्यूसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मैंने रिएक्शन के बगल में ही इसका वैल्यू निकाल दिया। सर ई सेल कितना है, 0.2905। ई नॉट सेल नहीं पता, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, -0.059 अपॉन 2 हो जाएगा, लॉग क्यूसी कितना हो जाएगा, 1। सर ये ई नॉट सेल देखोगे तो ई नॉट सेल हो जाएगा 0.2905, ये इधर आएगा तो प्लस आएगा, प्लस 0.0295, कितना हो जाएगा, आ, कितना हो गया, 0.0295। ठीक है, तो मेरा आ गया 55090 और 9 2 11 12 हो गया 0.3। सर ई नॉट सेल कितना आ गया, 0.32 वोल्ट आ गया। ई नॉट सेल आ गया तो अब यहाँ से क्यूसी निकालना है, तो व्हाट इज ई नॉट, ई नॉट इज नथिंग सर, एल एन आर टी, एल एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है ना, तो आर टी एल एन क्यू सी कर दूं। आर टी एल एन क्या करूंगा अपने पास, या एक काम करता हूँ ना, ई इज इक्वल्स टू नथिंग आर टी अपॉन, इसको लिख देता हूँ 0.059 के टर्म्स में लिख दे क्या, हाँ ठीक है। ई नॉट इज नथिंग 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू सी लिख दे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। सर लॉग के सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग के सी की वैल्यू आ जाएगी, एन कितना है 2, तो 2 इंटू 0.32 डिवाइड बाई 0.059। इसको सही से देखें तो इक्वेशन में ये कहना चाह रहा है 0.032 0.0295। क्यों, क्योंकि इस 2 को नीचे लाके डिवाइड कर दो। केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, केसी की वैल्यू लॉग केसी ऐसे निकालेंगे तो 10 की पावर में आ जाएगा, और 10 की पावर में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड में। देखो इस कॉन्सेप्ट में सब कुछ ही रिवाइज करा दिया, नॉस्ट इक्वेशन रिवाइज करा दिया। नॉस्ट इक्वेशन क्यूसी निकलवाना, क्यूसी निकलवाना मतलब क्या हो गया अपने पास, क्यूसी निकलवाना मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला। सर कोई ये मत बोल देना क्यूसी और केसी सेम होता है, नहीं नहीं सर, इसका मतलब आपने इक्विलिब्रियम रिवाइज नहीं किया है। क्यूसी और केसी सेम नहीं होता, क्यूसी और केसी में डिफरेंस है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा अपने को, तो क्यूसी और केसी में डिफरेंस मिलेगा, ई नॉट ऐसे ऐसे करके आ जाएगा पक्का।
अब हम लोगों के पास कल का कहानी खत्म हो गई, तो कल के बाद आज हम लोग एक बेसिक बात करने वाले हैं, दैट इज व्हाट मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते कैसे हैं? जैसे मेरे पास ना एनसीईआरटी में एक चार्ट बन के मिल जाएगा, वो एनसीईआरटी का चार्ट मिलेगा कैसे मुझे, कहाँ से मिलेगा, कैसे आता है वो? तो इसके लिए कुछ नहीं, आप हमेशा, अब जैसे मैं बोलूँ कॉपर का निकालो, तो कॉपर का किसके रेफरेंस में? सर जिंक का निकालो, किसके रेफरेंस में? तो हम निकालते हैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। ये हमारे पास जो सामने दिख रहा है दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड, ये क्या हो जाता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या हो जाता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं SHE, सबसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ये हमारे लिए। क्या है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं इसको हम लोग? रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा, सर हाइड्रोजन का आप रिडक्शन कर दीजिए, हाइड्रोजन को आप रिडक्शन कर दीजिए, हाइड्रोजन को आप रिडक्शन कर दो तो क्या हो जाएगा? अगर 2H प्लस निकालता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स दो बाहर आ गए। सर उल्टा कर दो, 2H प्लस है उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, सर इसमें क्या आ जाएगा? H2 आ जाएगा। और इन दोनों के केस में चाहे हाइड्रोजन से आप H2 जाएं, H प्लस जाएं, या फिर सर हाइड्रोजन से आप H प्लस से H2 जाएं, इन दोनों के केस में सर इन दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? जीरो। ये मेरा स्टैंडर्ड होगा, मतलब ये इसको स्केल का हम जीरो मान के चलेंगे कि यार ये जीरो है, इसके आगे अगर जाएगा तो पॉजिटिव, इसके पीछे आएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे देख लो। ये मेरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिसाइड करता है सामने वाले का टर्मिनल कैसा होगा। कोई बोले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये पिक्चर एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए हमें करना है। सर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा होता है? हाइड्रोजन गैस ले लो एक बार पे, ये एक रॉड लगा दी हो, किस लिए? प्लैटिनम की रॉड होती है, प्लैटिनियम फॉयल होता है या प्लैटिनम रॉड होता है। ये क्या बता रहा होता है? प्लैटिनम रॉड क्या बता रहा होता है? कि जितने भी हाइड्रोजन होंगे, ऑब्वियस है आप सब लोग इनऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे दिखेगा या भी पढ़ोगे आगे, तो प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, ये तीन लोग ऑर्गेनिक में खूब यूज होते हैं, बिकॉज उसके सरफेस पे हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। तो हाइड्रोजन के गैस इसके सरफेस पे क्या होंगे? चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखने में ऐसा दिखेगा, इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? जीरो और जीरो। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो छोड़ो, कोई और भी इलेक्ट्रोड लोगे ना तो भी अपने को दिक्कत आएगी। सर देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जब भी लेते हैं प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लेंगे और प्योर हाइड्रोजन गैस को बबल करना शुरू करेंगे। अगर पॉइंट वाइज पॉइंट देखें तो ऐसा होगा। कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा कितना मेंटेन करते हैं? यूनिटी। इवन की प्रेशर को भी हम कितना मेंटेन करते हैं? हमेशा प्रेशर को भी कितना मेंटेन करते हैं? 1 बार। और कॉन्सेंट्रेशन को कितना मेंटेन करते हैं? 1 मोलर। सर हाइड्रोजन अगर एनोड पे है, अगर हाइड्रोजन एनोड पे है तो एनोड पे क्या करेगा? सर ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं? तो बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन को अगर एनोड के फॉर्म में यूज करोगे तो ऐसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे, और ई नॉट सबका क्या हो जाएगा? ई नॉट H2 से H प्लस कितना हो जाएगा? जीरो। सर अगर कैथोड के बारे में बात करेंगे तो कैथोड के केस में, कैथोड के केस में उल्टा हो जाएगा, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन में। ई नॉट सर H प्लस से किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? H2 में, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो ई नॉट H प्लस से H2 में जाएगा तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो एनोड हो गया और ये क्या है? कैथोड। हाइड्रोजन को आप किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हो, एनोड के फॉर्म में भी, कैथोड के फॉर्म में भी। हम लोग के पास एक नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है, ये सब एनसीईआरटी की लाइन से थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। प्लैटिनम और गोल्ड को ही यूज क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, they do not participate in the reaction but provide their surface for oxidation or reduction reactions and also for the conduction of electrons। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं? मेटल्स अपने पास काम कर रहे होते, do not provide पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ठीक है, इनकी रिएक्शंस में पार्टिसिपेशन नहीं होती। बस ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन है, प्लैटिनम के साथ हाइड्रोजन है, प्लैटिनम का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, प्लैटिनम का कोई लेना देना नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना अपने पास, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सबसे बेसिक इलेक्ट्रोड है। इसके बाद हाइड्रोजन के रेफरेंस में, अच्छा एक बात बताओ, चलो मुझे कुछ क्वेश्चन बताओ। मान लो किसने ऐसा लिख दिया, अब देखो कैसे चैप्टर्स मर्ज होते हैं। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इफ पीएच इज गिवन। अगर पीएच गिवन है तो मैं ऑक्सीडेशन का निकाल के दिखाता हूं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब हाइड्रोजन कहां पे होगा? सर देखना अपने पास, हाइड्रोजन क्या कर रहा होगा? ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, 2H प्लस और प्लस क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, यही होगा। सर ई नॉट क्या होता है? ई नॉट तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये तो पहले से ही जीरो दिया हुआ है, तो नई चीज तो है नहीं। लेकिन हाँ, एक नई चीज क्या मिलने वाली ये देखना। सर ये देखो अपने पास ई सेल क्या हो जाएगा? सर ई नॉट, या ई सेल लिख रहा हूं, ई देखो,
हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकालोगे? तो सर ई नॉट H2 से H प्लस माइनस 0.059 अपॉन n लॉग क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यही होगा। सर ये वैल्यू क्या है? जीरो। सर हाइड्रोजन का नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने जाएंगे तो इस वैल्यू को जीरो पुट कर दो, ये माइनस 0.059, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? दो, और लॉग सर इसमें क्या आ जाएगा? H प्लस का प्रोडक्ट में क्या है? H प्लस का स्क्वायर लिखा हुआ है, H प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये तो गैस है, गैस में अपने पास प्रेशर 1 ले लेंगे, क्योंकि पीएच गिवन है तो H प्लस का स्क्वायर हो गया। एक बार देखना अपने पास हाइड्रोजन से किस में आ जाओगे? H प्लस में, क्या हो जाएगा? सर इसको क्या लिखना चाहूँ? 0.059 अपॉन 2 इंटू 2 लॉग H प्लस है, लॉग H प्लस है तो ये 2 से 2 चला गया सर, 0.059 इंटू माइनस ऑफ लॉग H प्लस लिख सकता हूँ। देख भाई आज फॉर्मूला डिराइव कर दिया, अब जिंदगी में दोबारा डिराइव नहीं करूंगा हम, ठीक है। ये देख लो, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर कोई पूछता है तो उसके लिए कुछ नहीं, 0.059 इंटू क्या लिख सकता हूँ? पीएच लिख सकता हूँ, इंटू पीएच लिख सकता हूँ। देख लो, अगर हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐसा है तो मैं अगर लिख दूं कि हाइड्रोजन एट कैथोड मतलब उसका क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल, तो सर ई ऑफ H प्लस टू H2 ऑब्वियस है जस्ट अपोजिट हो जाएगा, माइनस 0.059 इंटू पी एच हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? पीएच हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड आप कैथोड पे यूज करते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब क्या हो गया? ये कहाँ पे यूज कर रहा है? एनोड पे यूज कर रहा है, एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या बताता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या बताता है? इतना। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव होगा। रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें उठा करते चलो, पक्का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो, रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, करते चलो, हो जाएगा सर। श्योर हो? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऐसे करेंगे। अच्छा, इसको ना आप लिस्ट चाहो तो शॉर्ट पर अपने फॉर्मूला शीट में आप ऐड कर सकते हो, बस याद रखना हाइड्रोजन अकेला होगा तब। ओके, अब इसी का फायदा उठा के हम लोग एक नई चीज पढ़ने वाले हैं और उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं? पहले तो ये पढ़ लिया कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या होता है? जीरो। अब मान लो कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन सेल आ गए, अच्छा कोई ये मत बोलना सर हाइड्रोजन का जीरो है तो ये कैसे पॉजिटिव नंबर? भाई वो स्टैंडर्ड वाला जीरो होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल जीरो होता है, स्टैंडर्ड। ये नॉर्मल जीरो थोड़ी ना होगा, नॉर्मल की तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना। स्टैंडर्ड जीरो हो सकता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ आपका जीरो हो सकता है, लेकिन नॉर्मल हाइड्रोजन कुछ और भी पीएच निकाल सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, पक्का। ये देख ले अपने पास कॉन्सेंट्रेशन सेल्स की बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स की बात करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में बात करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है? तो सर इसमें क्या होता है कि सर सेम मेटल या सेम कॉन्सेंट्रेशन सेल में बोल सकते हैं कि सर सेम ही एलिमेंट क्या हो रहे होंगे? ऑक्सीडेशन। ऐसा दिखा देता हूं, देखो कॉन्सेंट्रेशन सेल को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एक ही बंदा ऑक्सीडाइज हो रहा है, सेम ही बंदा क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा? सेल्स हैविंग सेम एलिमेंट और कंपाउंड undergoing oxidation as well as reduction, undergoing oxidation as well as reduction by same method। मतलब इसका अगर तुम ई नॉट सेल निकालने जाओगे, तो ई नॉट सेल क्या लिखोगे कि सर ई नॉट ऑफ ए से ए प्लस टू, और सर ई नॉट ऑफ ए प्लस टू से क्या हो जाएगा? ए। सर अगर इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस एक्स। ई नॉट सेल हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। सर याद रखिएगा ई नॉट सेल हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में बात करेंगे तो ई नॉट सेल हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। कहाँ यूज होता है? तो यूज्ड इन मेटलर्जी ऑफ, यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। आप जब रिफाइनिंग मेटलर्जी पढ़ोगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में यूज होता है। सर यहाँ याद रखना इसके केस में, सर इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रहे हो, अगर किसी का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रहे हो तो उस केस में आप क्या करते हो? प्योर मेटल का क्या बना देते हो? कैथोड। मैं ऐसे लिख देता हूं,
कैथोड किसका बनाते हो आप? प्योर मेटल का। कैथोड किसका होगा? प्योर मेटल का। और एनोड जो होगा वो क्या हो जाएगा? इम्प्योर मेटल का। कैसे होता है यही पे अभी समझेंगे भी और ट्राई करेंगे आज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ये सेकंड लास्ट टॉपिक खत्म करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में कैथोड का क्या होगा? प्योर मेटल। याद करने के लिए ये याद रखना, केमिस्ट्री पढ़ोगे एम्स में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखने का सीपी, और ये क्या हो गया? एम। कैथोड, एनोड, इम्प्योर मेटल, ठीक है। सीपी केमिस्ट्री पढ़ोगे एम्स में सिलेक्शन हो जाएगा या एम अचीव हो जाएगा, जो भी बोलना है। रियलिटी यही है, अपने पास केमिस्ट्री पढ़ेंगे तभी होगा। तो देख लो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में कौन कौन लोग करते हैं, तो कॉपर होता है, जिंक होता है, इन सब का रिफाइनिंग होता है। कहाँ पे आता है? मेटलर्जी में आता है। मेटलर्जी जब आप चैप्टर पढ़ोगे वहां पे आपको ये मिल जाएगा मेटलर्जी के अंदर। तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है। उसमें ई नॉट सेल क्या हो गया? जीरो। किसने बोला सर तो ये सॉल्व सेल बनाएंगे ही क्यों, इस बैटरी को बनाते ही क्यों है? बिकॉज इसका रीजन है, एक तो रिफाइनिंग करने में। आपको बोले रिफाइनिंग करने में क्या फायदा है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो भाई ये क्या है? ये प्रोडक्ट है, लेकिन ये किसका प्रोडक्ट है? एनोड का प्रोडक्ट है। ये किसका रिएक्टेंट है? कैथोड का है। तो इसी का फायदा उठाने वाले। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? एनोड का। और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? कैथोड पे। यही होगा शायद, पक्का। अब इसका फायदा देखो कैसे उठाते हैं। मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, कॉपर से Cu+2 दिया हुआ है। सर यहाँ पे Cu+2 से क्या दे दिया मैंने? कॉपर दे दिया। सर इसकी मान लो कॉन्सेंट्रेशन क्या ले लेते हैं? C1 ले लेते हैं। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या ले लेते हैं? C2 ले लेते हैं। सर रिएक्शन को लिखोगे तो कैसा दिखेगा? रिएक्शन लिखोगे तो कैसा दिखेगा? इधर क्या होगा? C2, इधर क्या हो जाएगा? Cu, और इधर क्या हो जाएगा? Cu+2 C1। यही होगा सर। ज्यादा लगे तो C2 के बदले ये भी लिख सकते हो भाई, अगर ज्यादा किसी को लगता है तो ये क्या लिख सकते हैं? इसको कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड लिख देंगे, और इसको क्या लिख देंगे? कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड। जिसको लगता है कि ये भी लिख सकते हो ये भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात बताओ, C2 और C1 आ गया। सर इसका ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? इसका ई नॉट सेल कैसे निकालोगे आप? सर जिसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो उसी का रिडक्शन कर गए। आप जिसका ऑक्सीडेशन कर गए उसी का क्या कर गए? रिडक्शन कर गए। जिसका ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। तो ई नॉट सेल कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ई नॉट सेल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ई नॉट सेल जीरो आ गया। अब एक बात बताओ, मुझे किसने बोला सर ई सेल बताइए, ई सेल क्या हो जाएगा? तो ई सेल क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्या हो जाएगा अपने पास? केसी। केसी क्या हो जाएगा? C1 अपॉन क्या हो जाएगा? C2। यही होगा सर, C1 अपॉन C2। हो गया सर। अब सॉल्व कर लो। ई सेल कितना आ जाएगा इस बैटरी का? ई सेल कितना आ जाएगा? 0-0.059 अपॉन एन लॉग C1 अपॉन C2। या मैं बोल सकता हूँ ई सेल क्या होगा? -0.059 अपॉन एन लॉग C1 किसको लिखा था? C ऑफ एनोड, कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड और कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड। अच्छा मैंने ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए किया, तुम चाहो तो इसी को किसके लिए कर सकते हो? प्रेशर के लिए भी कर सकते हो। अगर मान लो हाइड्रोजन गैस है, चलो अब हाइड्रोजन गैस का भी बना देता हूं। हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस ऐसे दिया हुआ है, देख लो अपने पास। हाइड्रोजन गैस ऐसे दिया हुआ है कि सर ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, और सेम ही बंदा क्या कर रहा है? रिड्यूस भी कर रहा है। सेम ही बंदा क्या कर रहा है? रिड्यूस भी कर रहा है। ठीक है, सेम ही बंदा क्या कर रहा है? रिड्यूस भी कर रहा है। तो H2 से H+ और H+। इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो P1 दी है प्रेशर, और इसकी सॉरी इसकी प्रेशर P1 दिया हुआ है, इसका प्रेशर P1 दिया हुआ है, और इसका प्रेशर क्या दिया हुआ है? P2। कैसा रिएक्शन होगा? यही होगा शायद, ये रिएक्शन हो रही होगी। ये देख लो अपने पास, ये क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा। ई नॉट सेल निकालने जाएंगे तो ई नॉट सेल इसका भी क्या आने वाला है? जीरो। ई सेल क्या बात करें तो ई सेल क्या हो जाएगा? -0.059 अपॉन एन, या अपॉन 2 लिख देता हूं लॉग। सर क्या होगा? प्रोडक्ट का प्रेशर P2 अपॉन क्या आ जाएगा? P1 आ जाएगा। P2 अपॉन क्या आ जाएगा? P1 आ जाएगा। P2 किसका हो जाएगा? प्रेशर किसका लेंगे अपने पास? अब यहाँ पे अब अलग अलग तरीके से, अब रटना मत कोई फॉर्मूला, मैं बस तुम्हें बता रहा हूं कि कॉन्सेंट्रेशन सेल आ जाए ना तो उससे डरना नहीं है। यहाँ पे क्या लिखोगे? ये प्रेशर किसका है? कैथोड का है। और ये प्रेशर किसका है? एनोड का है। तो आप इसको रटो मत बैठ के कि कैथोड एनोड, आप सिंपल सा
लॉजिक लगाओ कि इसका ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, जीरो। ई नॉट सेल जीरो हो गया तो इस केस में ई सेल जरूरी नहीं कि जीरो हो, याद रखना बस एक चीज, कॉन्सेंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल जीरो होता है, ई नॉट सेल जीरो होता है, ई सेल जीरो नहीं होता। ई सेल अपने को हो सकता है पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी आ सकता है। कॉन्सेंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल अपने पास जीरो होगा, क्योंकि सेम ही मेटल ऑक्सीडाइज करता है, सेम ही मेटल क्या करता है, रिड्यूस करता है। यहां देखोगे अगर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की बात करें तो कैथोड पे प्योर मेटल है, प्योर मेटल है मतलब क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे प्योर मेटल किस में कन्वर्ट होगा, सॉल्यूशन में। और प्योर मेटल कैथोड से प्योर मेटल किस में कन्वर्ट होगा, इसके अंदर एनोड पे अपने पास इम्प्योर मेटल होगा। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पे ऐसे ऐसी चीजें कर रहे होंगे, श्योर हो, पक्का। तो ये छोटी छोटी चीजें, जैसे अब इसका क्वेश्चन देखो। अच्छा ये तो हाइड्रोजन पोटेंशियल वाला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्ट, जिसको फॉर्मूला भी याद है 2 मिनट में निकाल सकता है, जिनको नहीं याद है वो पूरा का पूरा निकालेंगे कि सर ई सेल अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया था, 0.059 इंटू क्या आ गया था, पीएच। जिनको नहीं आता वो बैठ के लिखिए भाई, कोई ऑप्शन तो है नहीं फिर, 0.059 इंटू क्या आ जाएगा 10, और 10 आ जाएगा तो 0.59 वोल्ट। तो कितना आ जाएगा 0.59 वोल्ट हो गया। अगर आपको फॉर्म नहीं तो भाई ये पूरा डिराइव कर ले भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अभी जस्ट हमने डिराइव किया है यहाँ पे, यहाँ जस्ट डिराइव किया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। अगर लगता है तो आप पूरा डिराइव करना फिर निकाल लेना, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन हम कर लेंगे, पक्का। सर ये देखो ये क्वेश्चन क्या है, अगेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन सेल है, कॉन्सेंट्रेशन सेल मतलब हाइड्रोजन ही खुद को क्या कर रहा है, इस रिएक्शन को बस लिख लो, ये इस रिएक्शन को लिख लिया करो। क्यों, क्योंकि सर देखो रिएक्शन जब तक नहीं लिखोगे ना आपको दूर से ये दिखेगा नहीं, आप रिएक्शन को लिख लिया करो, 2H प्लस और उधर क्या, सॉरी H प्लस, ये एक ही हाइड्रोजन है, हाफ लिखा हुआ है, और इधर क्या हो जाएगा H प्लस, इसकी वैल्यू कितनी है 10⁻⁻8, और ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, ये भी हाफ। एक बात बताओ, ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट हो, ये रिएक्टेंट है, ये इसका प्रोडक्ट है, ये इसमें गया और ये इसमें गया, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। अब मुझे किसने बोला कि सर इसका ई सेल बताइए, ई सेल बताइए, ई नॉट सेल तो पता है, ई नॉट सेल इसका क्या होगा, जीरो होगा। ई सेल क्या हो जाएगा, तो ई सेल हो जाएगा -0.059 अपॉन एन कितना होगा, यहाँ एक ही हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन का 10 चेंज होगा, और लॉग ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻8 डिवाइड बाई 10⁻⁻3। सर 0.059 अपॉन इंटू लॉग 10 की पावर कितनी हो जाएगी -5, बाहर आएगा तो 5 आ जाएगा, 0.059 इंटू 5 आ जाएगा, और इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.296, यही अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है, और इन्हीं के ऊपर गेम खेलते रहिए, इन्हीं के ऊपर गेम खेलते रहिए, हो जाएगा सर। चलो एक क्वेश्चन जो कल मैंने छोड़ा था ये भी क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को करोगे तो शायद जल्दी समझ में आ जाए। P1 और P2 दिया हुआ है, चलो एक काम करो, वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज कर लो और फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देख लो, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करके देख लो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करके देख लीजिए, ठीक है। क्या होगा सर आप देख लो, रिएक्शन लिख दो, मैं तो जब भी इस तरह क्वेश्चंस मिलते हैं मैं फटाफट रिएक्शन लिखना पसंद करता हूं। सर इसका कॉन्सेंट्रेशन P1 है, प्रेशर P1 है, इधर जो होगा अपने पास H2, इसका प्रेशर P2 है, और इधर भी फिर से क्या हो जाएगा H प्लस हो जाएगा। H प्लस की टेंशन है नहीं, क्यों, क्योंकि H प्लस के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा, P1 और P2 के बारे में बात कर रहा है। अरे नहीं नहीं, ये गलती लिख दिया सर, ये अपने को रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, हाँ ठीक है रिएक्टेंट है, ये P1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट है तो P2 है। एक्चुअली ना इसको लिखने का तरीका ऐसे था, वो सामने वाले ने शॉर्टकट मार दिया है, वो क्या किया है उसने सॉल्ट डाल दिया है, H प्लस से क्या हो रहा है H2 हो रहा है, इसको इस तरह से लिखना था, इसका प्रेशर P1 है और इसका प्रेशर कितना है P2 है, सेम चीज है, यहाँ पे देख लो ये हो गया। सर अब बताओ इसका ई सेल निकालना है, तो ई सेल क्या हो जाएगा 0-0.059 अपॉन एन, एन कितना हो गया 2, लॉग सर लॉग P2 बाई क्या लिख दूंगा P1, लॉग P2 बाई P1 ये कितना हो गया -0.059 अपॉन 2 लॉग P2 बाई P1, P2 कितना है 420 लॉग 420 डिवाइडेड बाई लॉग 600, यही है शायद, हाँ। तो ये कितना हो गया 6 से 10 टाइम्स, और ये कितना हो गया 7 6 42, तो ये 7 टाइम्स, ठीक है 60 से, तो ये लॉग 7/10, तो ये कितना हो जाएगा -0.059
अपॉन 2। log 7 की वैल्यू होती है, log 7 की वैल्यू होती है 0.84 माइनस 1 0.16। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पहले दो ऑप्शन तो हटा दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में आ जाएगा प्लस 0.059 इंटू 0.16 डिवाइड बाई 2। सर ये 2 से कितना हो गया 0.08, 0.08 8 5 ज़ा 40। सर ये आंसर कितना आ जाएगा, थर्ड वन आ जाएगा। कम आएगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्वियस है कॉन्सेंट्रेशन सेल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई कॉन्सेंट्रेशन सेल को सॉल्व करना भी हमारा ही काम है ना यार। कॉन्सेंट्रेशन सेल है, कोई दिक्कत नहीं यार, रिएक्शन लिख लो। रिएक्शन लिखने की दिक्कत है यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। भाई यहाँ पे एक चीज है, कोई ये मत बोलना मैंने लास्ट क्लास में देखा था सर इक्विलिब्रियम भूल गए, तो भाई इक्विलिब्रियम भूलने वाले लोगों से भाई अब कुछ नहीं बोल सकते। अगर आप इसको भूल जा रहे हो कि सर आपने क्यूसी कैसे लिख दिया, सर ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्यों लिख रहे हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिख रहे हो, तो दिक्कत आ जाएगी। आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि भाई आप इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, केमिकल आयनिक दोनों, रेडॉक्स रिएक्शन और थर्मोडायनामिक्स इस चैप्टर में हमेशा चाहिए। इवन कि आज जो पढ़ेंगे उसमें फिजिक्स भी आ जाएगी, ओम भी आ जाएगा आज वाले में, तो ओम भी आ जाएगा, देखोगे ओम भी आ रहा होगा। देखो अब देखो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ गिब्स एनर्जी, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है और यही लास्ट टॉपिक है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ गिब्स एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अपने पास सबसे बड़ा पोर्शन आज हम लोग खत्म करने वाले। एनर्जी जो होती है ना कंजर्व रहती है, गलती से भी पोटेंशियल मत कंजर्व कर देना, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है, पोटेंशियल नहीं अपने पास, वो कंजर्व नहीं रहती है। जैसे कहीं पे ऐसा दिया हुआ है, देख लो अपने को ए से a+1 गए तो इसका ई नॉट दिया हुआ है मान लो x1। सर ए से a+3 गए तो इसका क्या दिया हुआ है, ई नॉट दिया हुआ है, सर इसका ई नॉट दिया हुआ है x2। तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा हो जाए, ई नॉट इसका पूछा जाए तो आप x1 प्लस x2 लिख दें, ये नहीं होगा। पोटेंशियल कंजर्व नहीं होगा, पोटेंशियल कभी भी कंजर्व नहीं होता है, वोल्टेज कभी भी कंजर्व नहीं होता है, वोल्टेज नहीं कंजर्व होगा, एनर्जी कंजर्व होगा। जैसे तुमसे कोई बोल रहा है कि सर इधर से ठीक तो है, सर क्या दिक्कत है, इधर से इधर एनर्जी जाएगी, भाई एनर्जी ऐसा नहीं चलता। सर ई नॉट जो होगा अपने पास ऐसा नहीं करेगा, इसकी x1 इसकी x2, तो आप x1 प्लस x2 नहीं कर सकते हो। क्या करने वाले हो, किस तरह करने वाले हो, ये देख लो। सर यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन करोगे, मतलब सर मैं ऐसा लिख सकता हूं, गिव्स एनर्जी ऑफ a से a+3, गिव्स एनर्जी ऑफ a से a+3 इज नथिंग, गिव्स एनर्जी ऑफ a से a+1 प्लस गिव्स एनर्जी ऑफ a+1 से a+3, गिव्स एनर्जी ऑफ a+ से a+3। तो सर देख लो a से a+3 तक जाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, इसके लिए कितने -NF ई सेल लिखूंगा, ई ऑफ ए नॉट सेल ऑफ a से a+3। सर इसका n1 लिख देता हूं, ये जो भी है, इसका -NF क्या लिखूंगा, ई ऑफ ई नॉट ऑफ a से a+ लिखूंगा, और यहां पे माइनस लगाए तो -NF ई नॉट a+ से क्या लिखूंगा, a+3 लिखूंगा, तो बस शुरू हो जाओ। सर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं, 3 इंटू एफ इंटू ई नॉट, यही निकालना है शायद हमें। तो सर ये कॉमन हो गया, माइनस माइनस सब में कॉमन है, चाहो तो प्लस प्लस कर सकते हो, काहे का इतनी मेहनत कर रहे हैं, माइनस कैंसिल आउट कर दो। फिर क्या हो जाएगा, इसमें एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इंटू, एक ही का चेंज हो रहा है ना, तो 1 इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ ए से a+, और यहां पे सर कितना हो जाएगा, 2 इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ a+ से a+3। तो बस एफ कैंसिल कॉमन कर दो, ई नॉट ऑफ देखना अपने पास, ई नॉट ऑफ ए से a+3 की जो वैल्यू आ रही है वो कुछ नहीं, ई नॉट ऑफ ए से a++2 टाइम्स ई नॉट ऑफ a+ से a+3 डिवाइडेड बाई कितनी आएगी, 3 आएगी। ये देख लो, अभी इसको शॉर्टकट में भी लिखना शुरू कर देंगे, यही होगा शायद। ये देख लो अपने पास क्या होने वाला है, यही होने वाला है, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, इधर 2 हैं। भाई चलो यार आज क्लास ले लेके ना, हाँ देखो ऑफलाइन वालों का भी सिलेबस निपटाना है ना यार, जैसे तुम्हारा निपट रहा है उधर उनका भी सिलेबस जाना है, तो देख लो इस तरह से होगा। अब तुम्हें ना कभी भी इस तरह की चीजें नहीं करनी, एक सिंपल सा रूल बता देता हूं। अगर यहां से मान लो ए से n1 तक गए तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लॉस्ट होंगे, सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, n1। इसकी वैल्यू दी हुई है ए से n1 की दी हुई है कितनी, मान लो x1 दी हुई है, और यहां से आप कहां चले गए, देख लो ट्रिक क्या है,
ए से N2 गए, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं, N2 माइनस N1। तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, ए से AN2 दी गई है, AN1 से AN2 दी गई है। पक्का, ये प्लस N1 लिख देता हूं। अभी ये इस तरह से दिख रहा है तो बहुत ज्यादा खतरनाक सा दिखेगा, लेकिन ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर आपको E नॉट चाहिए, किससे, ए से AN2 तक का चाहिए, तो कुछ नहीं करिए सर, इसके इलेक्ट्रॉन्स को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, N1 इंटू X1 कर दीजिए। इसके इलेक्ट्रॉन से इसकी वैल्यू कितनी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखो इसकी वैल्यू जो होगी, ये क्या हो गया N2, और इसकी वैल्यू मान लो X2 ले लेता हूं, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके इलेक्ट्रॉन्स को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाय, सर जितने इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, कितने चेंज हो रहे हैं, जीरो से लेकर कहां तक जा रहा है, N2 तक जा रहा है। बहुत ये ऐसे देखोगे तो बहुत खतरनाक सा दिखेगा, मैं तुम्हें अब बता देता हूं तरीका। जैसे मान लो ये दिया हुआ है, देख लो, Fe से Fe+2 दिया है और Fe से Fe+3 दिया है। सर यहां पे इसकी वैल्यू ई नॉट की वैल्यू Fe से Fe+2 की दी हुई है, मान लो X1 दी है। यहां पे ई नॉट की वैल्यू Fe+2 से Fe+3 की वैल्यू जो दी गई है वो मान लो X2 दी गई है। तो दिस टू दिस अगर मैं ऐसे बात करूं तो ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, Fe से Fe+3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सर दिस इज नथिंग। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 2, तो 2 टाइम्स X1। यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 1, तो X2 डिवाइड बाई टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं, 3। हो गया। कहीं भी क्वेश्चन पूछे, ये देखो अगर ऐसा दिया हुआ है, अगर ऐसा दिया हुआ है कि निकल है, निकल है, या ऐसे लिख देता हूं एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस जा रहे हैं और एल्यूमिनियम +3 जा रहे हैं। इसकी वैल्यू, इसके ई नॉट की वैल्यू अगर y दिया हुआ, y1 दिया हुआ है, इसके ई नॉट की वैल्यू y2 दी हुई है, मुझे ना यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू चाहिए, ई नॉट ऑफ Al से Al+3 की वैल्यू चाहिए। तो क्या होगा, Al से Al+3 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, Al+3 की वैल्यू चाहिए। तो क्या होगा, ध्यान से देखना, इसमें और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 1, तो 1 इंटू y1। सर यहां से लेकर यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 2 इंटू y2 डिवाइड बाई, क्या लिख दूंगा, सो टोटल चेंज कितने का आ रहा है, 3 का, डिवाइड करके निकाल दो। कभी भी ना याद रखना, एनर्जी कंजर्व होगी, पोटेंशियल कंजर्व नहीं करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, नहीं, एडिशन नहीं कर सकते। अगर किसी को लगता है नहीं सर मुझे ये शॉर्टकट नहीं काम कर रहा मेरे लिए, तो आप पूरा कुछ नहीं ऐसे लिख के कर लिया करो। रास्ते का गिब्स एनर्जी जो होगा, इसका पूरा गिब्स एनर्जी इन दोनों के गिब्स एनर्जी के सम के इक्वल होने वाला है, इन दोनों के गिब्स एनर्जी के सम के इक्वल होने वाला है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब वैल्यूज देखोगे, यहाँ एक जीरो मिसिंग है, जीरो ज्यादा हो रखा है, इसको हटा देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, बोल रहा है कि सर मुझे ना इसकी वैल्यू बताओ। एक मिनट देखना, पहले वाले में क्या बोला जा रहा है, अब इसका चेन बना लो तुम, कैसे, तो सर ये देखो Fe+2 से आयरन जाने का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, ई नॉट की वैल्यू -0.44 दिया हुआ है, और Fe+3 से आयरन जाने का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, ई नॉट की वैल्यू 0.036 वोल्ट दिया हुआ है, यही दिया हुआ है सर, 0.036 वोल्ट दिया हुआ है। सर अब पूछ रहा है कि इसका इसके बीच का रिलेशन बताओ। मैथमेटिकली देखो ना कौन किसके रिलेशन में आ रहा है, कौन किसके रिलेशन में आ रहा है। जहां तक मुझे दिख रहा है दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये किसकी इक्वल होगा, शॉर्टकट यही बनेगा। और नहीं तो सर सीधा सीधा किसी को लगता होगा नहीं सर मैं तो पूरा अटेम्प्ट करूंगा, करना चाहते हो, अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि ये किसके इक्वल होगा, इसके, तो सर सीधा सीधा लिख लें। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, मान लो इसका ई नॉट की वैल्यू क्या मान लेते, ई नॉट मान लेते, ई नॉट को ई नॉट मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सर, सीधा सीधा लिख दूं कि यहां पे ई नॉट ऑफ Fe+3 टू आयरन, अगर इसकी बात करते हैं तो दैट विल बी इक्वल्स टू, सर इसको 1 टाइम्स ई नॉट प्लस इसकी वैल्यू 2 टाइम्स 0.44 डिवाइडेड बाई 3 होगा, और इसकी वैल्यू हमने दे रखी है -0.036, यही दे रखा हुआ है शायद। तो बस कुछ नहीं, माइनस में 0.108 इज इक्वल्स टू ई नॉट, और ये कितना हो गया 0.88। ई नॉट की वैल्यू देख लो, ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर आएगा तो -0.108 प्लस 0.88 क्या हो रहा होगा सर, ये अपने पास 8 हो गया, 10 में से 2 गया, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये 10 में से 8 गया तो कितना कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट, नहीं नहीं
उल्टा हो गया ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके, प्लस में ज़्यादा है ना यार, मैंने गलत ले लिया। 0.88, 0.88, 0.88, गलत ले लिया। ये ऐसा होगा ना, 0.88 बड़ा है तो 0.108, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7, 0.772। आंसर क्या आ जाएगा, कौन सा आंसर आएगा, फोर्थ। किसी को लगता है नहीं सर मुझे ऐसा नहीं करना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करो, अब तुम बोलो सर आपने अभी ऐसे पढ़ाया, भाई इसको ऐसे ही लिखते हैं, अगर तू अब इसी को लिखना चाहेगा ना तो तू ऐसे भी लिख सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख अपने पास Fe+3 से Fe+2, Fe+2 से Fe, ये तुझे दी हुई थी, ये अब सेम चीज दिया हुआ था, ये कितना दिया हुआ था, 0.036, इसकी वैल्यू दी हुई थी 0.-0.44, इसकी वैल्यू निकालनी थी, शायद यही पिक्चर मैंने बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले। या तो तुम गिब्स एनर्जी कंजर्व कर लो, या तो तुम फिर गिब्स एनर्जी कंजर्व कर दो, या फिर गिब्स एनर्जी कंजर्व कर दो, तो गिब्स एनर्जी कंजर्व करते चलिए बस। अब देखो चलो एक काम करते हैं, पहले रुको, अब ना यहाँ पे अब चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से का पहला पोर्शन फिनिश मानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे जाने से पहले इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस निपटाएंगे, क्योंकि अगला टॉपिक शुरुआत में थोड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन हाँ उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी अच्छे अच्छे आएंगे, और सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट एंड डायमेंशन लगाने को आएगा, यूनिट एंड डायमेंशन यूज करते चलेंगे, आंसर आता चलेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो अपने पास ये क्वेश्चन, अब ये देख लो फिर से दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट बोला जा रहा है कि एक में n1 इलेक्ट्रॉन्स है, एक में n2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक में n3 है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, E1, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, किसी को लगता है तो ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ यार अगर फॉर्मूला के चक्कर में ना बेसिक्स मत भूल जाना, इसका कॉन्सेप्ट क्या था ये याद रखना, क्योंकि हो सकता है कहीं n1 हो, कहीं n2 हो, कहीं n5 हो, कोई और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वहां डरना मत, सिंपल सा उसमें बस एक लॉजिक लगाना, गिब्स एनर्जी क्या करना है, कंजर्व करना है, रास्ते के सारे गिब्स एनर्जी क्या होंगे, कंजर्व होंगे, बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व। ये देख लो, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये इक्वेशन बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, ये देखो ये रिएक्शन दी हुई है, इसका ई नॉट दिया हुआ है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, इस रिएक्शन का ये दिया हुआ, इस रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, सर ई नॉट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि सर ई नॉट को स्टोइचमेट्रिक कोएफिशिएंट से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ एक्स की वैल्यू वाई के इक्वल ही रहेगी, उसको फर्क नहीं पड़ता, ई नॉट को स्टैंडर्ड को फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल होता तो फर्क पड़ता, एक्स की वैल्यू वाई रहेगी, एक्स इज इक्वल्स टू वाई, लेकिन सर k1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने भी पढ़ा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, अगर आपने रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, स्क्वायर, 2 टाइम्स किया है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू वाई, ये दोनों ऑप्शन हटा दो, x इज टू वाई, और k1 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, k2 का। देख भाई इक्विलिब्रियम और ये सब चीजें कैसे मिक्स हो रही हैं इस चैप्टर में। ये क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइट्स किसके कारण कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स तो पता है ना अपने को, इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं, जो आयंस बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वो हैं जो आयंस जनरेट करते हैं, आयंस जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वो हैं जो आयंस जनरेट करते हैं, तो ऑब्वियस है उनके आयंस क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इक्विलिब्रियम जब रीच होता है, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे क्या होना शुरू होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था, जितना आप फॉरवर्ड जाएंगे उतना ही आप बैकवर्ड जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम तक आते आते आपका ई सेल क्या होना शुरू हो जाता है, जीरो, इक्विलिब्रियम तक आते आते ई सेल क्या हो जाता है, जीरो। ई नॉट सेल जरूरी नहीं है, ई नॉट सेल तो स्टैंडर्ड था ना, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ई नॉट सेल तो शुरुआत का बैटरी था, जब आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए तो जितना इलेक्ट्रॉन आप आगे की तरफ भेजेंगे उतना ही पीछे आ जाएगा, उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नेगेटिव किसको बोलते थे, एनोड वाले को बोलते थे, नेगेटिव टर्मिनल क्या होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, एनोड होगा। क्वेश्चंस देख लो, नॉनलिस्ट इक्वेशन कैसे दी जाती है, अगर कोई मेटल अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइज पोटेंशियल मतलब m ऑक्सीडाइज करेगा, m प्लस n इंटू n इलेक्ट्रॉन्स, यही होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऐसे ही लिखेंगे, फटाफट देख लो, ई सेल की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT, एम अपने पास क्या होगा, अपने पास 2.303 RT, क्या हो रहा होगा, ई सेल, ई नॉट सेल, प्लस तो नहीं होगा माइनस ही होगा, और माइनस में क्या लिखेंगे, मेटल को लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मेटल्स का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, सॉलिड होता है, मेटल्स का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, सॉलिड होता है। किसने बोल दिया नहीं सर आप नहीं कंसीडर करोगे, ऐसे कैसे छोड़ दोगे, भाई कंसीडर करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जनरली हम लोग एम को क्या मान लेते हैं कि सॉलिड फेज में होगा, जब भी कोई इलेक्ट्रोड होता है सॉलिड फेज में ही होगा।
ई सेल क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल। कोई ये मत बोलना सर ये वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई मेटल को हम लोग जनरली मान के चलते, कोई बंदा ऑक्सीडेशन कर रहा है तो जनरली सॉलिड फेज से ही ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। दोनों ऑप्शन में से ये ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ये देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है सर, आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिफाइन किया था, कल ही हमने डिफाइन किया है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिफाइन हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन जब 1 होती है। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 पे डिफाइन हो रहा है, तो अगर ये कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर ई नॉट जो होता है ना वो क्या है सर, उसको मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई नॉट फिक्स्ड वैल्यू होती है, एक बार आ गया वही रहेगा। जैसे अगले क्वेश्चन का भी आंसर वैसे ही निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का भी देख लो अपने पास, इसका कितना है 2.8, इसका हाफ कर देंगे तो भी कितना आएगा, सेम ही रहेगा। बस रिएक्शन रिवर्स करते या ऑक्सीडेशन के बदले रिडक्शन लिखते तो चेंज होता, उसको मतलब ही नहीं है। आप कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दो, 4 टाइम कर दो, 5 टाइम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहने वाला है यहां पे कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ई नॉट की वैल्यू सेम रहेगी। सर अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव है, अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी नॉट क्या होगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। और अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी निगेटिव होगा नहीं, ये पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर गिब्स एनर्जी नेगेटिव है, गिब्स एनर्जी नेगेटिव का ऑप्शन देखो, ये दोनों कैंसिल आउट कर दो। गिब्स एनर्जी नेगेटिव का ऑप्शन देखो, तो गिब्स एनर्जी नेगेटिव का ऑप्शन क्या बोलता है कि डेल्टा जी नॉट कब लेस देन 0 होगा, जब माइनस आर टी एल एन के सी क्या हो जाए, लेस देन 0 हो। मतलब ये आर कभी निगेटिव हो नहीं सकता, ये हमेशा पॉजिटिव है, टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव है, ये निगेटिव ही रहना चाहिए, इसके लिए इसका भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और केसी की वैल्यू इसका मतलब क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सर अगर केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई, कल ही इस टाइप के क्वेश्चन लिखे भी किए भी थे हमने कि सर फिजिबल बैटरी जो होती है उसकी पहचान होती है, याद करके एक पॉइंट लिख भी देना अपने शॉर्ट नोट्स में। फिजिबल सेल होगा ना तो उसके केस में ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0, सर डेल्टा जी नॉट सेल, डेल्टा जी नॉट सेल लेस देन 0, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। आंख बंद करके लिख देना अपने पास कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। कोई फिजिबल है तो, फिजिबल मतलब जिससे वोल्टेज हमें मिल रहा है, जिससे वोल्टेज हमें मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे, फिजिबल बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, फिजिबल बोलेंगे। ये देख लो, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अगर इन्वॉल्व कर रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। ई नॉट सेल दिया हुआ है, व्हाट इज ई नॉट सेल, ई नॉट सेल क्या था, माइनस प्लस 0 पॉइंट इक्विलिब्रियम पे 0.059 एन लॉग केसी लिख सकते थे। जो लोग कर सकते हैं भाई फास्ट फास्ट कीजिए। ई नॉट सेल कितना दिया है, 0.059, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 1, लॉग केसी। ये देख लो सर, इसको लॉग केसी की वैल्यू निकालने जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.059 अपॉन 0.059, और ये कितना हो जाएगा 10। केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 की पावर 10 आ जाएगी। केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 की पावर 10 आ जाएगी। केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 की पावर 10 आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते रहिए। जैसे ये क्वेश्चन अभी जस्ट पढ़ा गिब्स एनर्जी वाला, एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है, करके देखो अपने पास। क्या पूछ रहा है, कॉपर प्लस 2 है, कॉपर प्लस 2 से कहां जा रहे हो, कॉपर प्लस पे जा रहे हो, इसकी वैल्यू कितनी है 0.15। सर कॉपर प्लस से आप कॉपर पे जा रहे हो, इसकी वैल्यू कितनी है 0.5। सर यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू पूछ रहा है, सीधा सीधा निकालना है, क्या आएगा, मैं निकाल सकता हूं क्या, ई नॉट ऑफ सी यू प्लस 2, शॉर्टकट यूज कर लो, सी यू प्लस 2 क्या हो जाएगा, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है n1, यहाँ पे कितने 1, तो 0.15 इंटू 1 और 0.5 इंटू 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। सर कितना हो जाएगा 0.65 अपॉन 2, 0.31325। क्या आंसर आ जाएगा 0.325, ये आंसर आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम अपने पास देख लो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एनर्जी को कंजर्व करना है। एक लास्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट निकालना है। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर सबसे हाईएस्ट किसकी होगी, सर रिड्यूसिंग पावर हाईएस्ट किसकी होती है, रिड्यूसिंग पावर उसकी हाईएस्ट होती है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाए, हाईएस्ट हो जाए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाए, हाईएस्ट हो जाए। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग
सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग पावर है, सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग पावर है। यहां सबका क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। सबका क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। आपको क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सर यहां पे देख लो, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना चाहे तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0.762। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना चाहूं तो उल्टा करना पड़ेगा ना, रिएक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूंगा 0.740। सर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूंगा 0, और आयरन +2 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूंगा, वो कितना हो जाएगा, 0.770 -0.770 -0.770। सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑक्सीडेशन में, सबसे हाईएस्ट किसकी दिख रही है, जिंक की दिख रही है। और यही मेरे लिए क्या हो जाएगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा चाहिए तो उसके लिए क्या करना होता है, रिड्यूसिंग एजेंट अगर सबसे बेस्ट चाहिए तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या करो, हाईएस्ट रखो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, रिवर्स करके लिखना ही तो है। इधर से अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो इधर से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लो, बस वैल्यू देख लो अपने पास, पक्का। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, यही मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इन्हीं के बारे में हम लोग बात कर रहे थे आज। सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस चैप्टर का बोल सकता हूं कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, अगर सबसे पहला पोर्शन जिसके ऊपर कोई एग्जामिनर फोकस करता है वो ये होता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बाकी लोग नहीं पूछेंगे। सर लास्ट ईयर इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं, लास्ट 2 ईयर से इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में आ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा अलर्ट मोड पे चलेंगे। अभी तक जितना कुछ पढ़ा है उसके सारे फॉर्मूलाज लिख लो, सारी चीजें कर लो, फिर हम लोग थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करेंगे सो दैट कि चीजें आसान रहे। पक्का हो जाएगा सर। चलो अब एक काम करते हैं, अगले पोर्शन पे चलते हैं। सेकंड पोर्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 में सिंपल चीजें आने वाली हैं और उसको हम लोग पहले बात करेंगे कंडक्टेंस ऑफ। देखो दो टाइप के लोग कंडक्टेंस होते हैं, ध्यान से सुनना पहले। एक होता है कि जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स वाला कंडक्टेंस क्या है कि मेटालिक रॉड है या मेटालिक वायर है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ऐसा कुछ करते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, मतलब आयंस के कारण। हम केमिस्ट्री वाले हैं, हमारे पास वायर वायर नहीं है, तो हम लोग दो टाइप से कंडक्टेंस लेते हैं। हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है। फिर भी हम फिजिक्स वालों को थोड़ा सा भाव दे देते हैं, पढ़ लेते हैं उनके बारे में। जो फिजिक्स में पढ़ते हो आप मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस पढ़ते हो, जो इलेक्ट्रिकल मेटालिक कंडक्टेंस पढ़ते हो इनके कारण पढ़ते हो। मेटालिक कंडक्टेंस क्यों होगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि भैया वो मेटल लेना है जिसका रेजिस्टेंस कम हो, कंडक्टेंस ज्यादा हो। सर वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेटल के ऊपर। किस मेटल के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, इसके ऊपर भी डिपेंड करना शुरू हो जाता है, इसके ऊपर भी डिपेंड करना शुरू हो जाता है। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेम्परेचर। ये चीज बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा यूजफुल चीज है ये टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि फिजिक्स में आपने एक चीज पढ़ी है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिजिक्स में रेजिस्टेंस बढ़ता है। याद करो मेटल्स का रेजिस्टेंस बढ़ता है तो ऑब्वियस है कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मेटालिक कंडक्टेंस में याद रखिएगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है। आप एनसीईआरटी में देखेंगे एग्जैक्ट लाइन मिल जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे मेटालिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मेटालिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर मेटालिक कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। पक्का। तो टेम्परेचर के साथ ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। टेम्परेचर के साथ ये क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। श्योर हो तो ये चीजें कर लो। अब ये तो फिजिक्स की कहानी हो गई। हमारे लिए केमिस्ट्री वाले क्या करते हैं, केमिस्ट्री वालों के पास, हमारे पास क्या होता है, आयनिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस और क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऑब्वियस है भाई, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन कितना आयंस प्रोड्यूस कर रहा है और कैसा प्रोड्यूस कर रहा है, साइज ऑफ द आयंस एंड देयर सॉल्वेशन, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये चार तो नॉर्मल है, आप एग्जाम हॉल में देखोगे तो भी टिक कर लोगे। लेकिन जो पांचवा, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सर आयनिक कंडक्टेंस में एक चीज याद रखिएगा, मान लो NaCl है, NaCl कंडक्ट करता है, पानी में जाते ही इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाता है, Na+Cl- आयंस बना देता है, और वो क्या करेगा, कंडक्टिविटी शो करना शुरू कर देता है। लेकिन कंडक्टिविटी शो करना शुरू करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहां क्या होगा। सर मेटालिक वाले में क्या हुआ था, पहले ही याद कर लो। मेटालिक में क्या हुआ था, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में क्या था, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। लेकिन केमिस्ट्री में याद रखना, केमिस्ट्री वाला जो कंडक्टेंस है उसमें कुछ अलग चीजें होती हैं। क्या होता है,
सर यहाँ पे अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दोगे तो क्या होगा, ऑब्वियस NaCl को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी, NaCl जल्दी जल्दी टूटेगा, और NaCl जब फास्ट टूटेगा तो ऑब्वियस NaCl जब फास्ट टूटेगा तो उसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के साथ ऑब्वियस NaCl जितना ज्यादा बनेगा उतनी ज्यादा कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे केमिस्ट्री की कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज करती है। मेटल्स की कंडक्टेंस, मेटालिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होती है वो डिक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, जो फिजिक्स वाला पोर्शन है। केमिस्ट्री में देख लो, डिफरेंस देख लो अपने पास, भाई यहां पे ये जो कंडक्टेंस है वो मेटालिक है या इलेक्ट्रॉन्स के कारण है, यहां जो कंडक्टेंस है बिकॉज ऑफ आयंस है। आयंस के कंडक्टिविटी में टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। पक्का हो जाएगा सर। ये बेसिक चीजें हैं जो आप नॉर्मल बात कर रहे हो कि सर मेरे पास दो टाइप के कंडक्टेंस, अब जैसे देखो ना इसका डिफरेंस देख लो। डिफरेंस क्या है, मेटालिक कंडक्शन और उसके बीच का डिफरेंस याद रखो। मेटालिक कंडक्शन क्या है, इसमें क्या हो रहा होगा, मेटल्स में कंडक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कंडक्शन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। सर इसमें क्या होता है, सर ये मेटल्स में कोई चेंज नहीं आता ना, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, हाँ मेटल ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, फिजिकल चेंजेस हो सकता है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। यहां पे क्या हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन्वॉल्व होता है, फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज होने वाला होता है यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में। इट डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ मैटर, ये ट्रांसफर ऑफ मैटर इन्वॉल्व नहीं करता, और ये क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स मैटर ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ आयंस। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ठीक है, इसमें कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। बट यहां पे कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि भैया आप जितना ज्यादा हो सकता है आप क्या करोगे, एनर्जी दोगे, और एनर्जी दोगे तो उतना फास्ट क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। तो मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बीच का डिफरेंस याद रखिएगा। मेटल्स में कहानी अलग है, उनमें जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उतनी कंडक्टिविटी शो करेंगे, यहां पे अलग कहानी है। यहां पे अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे जल्दी जल्दी आयंस बन जाएंगे, और जल्दी जल्दी जब आयंस बनेंगे तो ऑब्वियस कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। श्योर हो। अब देखो यहां पे सर, अब इससे पहले मैं पहले फिजिक्स की बात कर लेता हूं, फिजिक्स के बारे में बात कर लेता हूं, फिजिक्स की कुछ चीजें वो कर देता हूं, फिर डेफिनेशन बताता हूं। ऐसे आप लोगों को आता है लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस के बारे में बात करूंगा। फिजिक्स में हम लोग जब रेजिस्टेंस लेते हैं तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ अपॉन एरिया, और इसी को आर को हम लोग लिख देते हैं रो, L बाई ए लिख देते हैं। सर आई होप सब लोगों को ये पता है रेजिस्टेंस होता है। यहां पे जो अभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा, सर इसका यूनिट जो होता है, यहाँ यूनिट का बहुत गेम होता है। यूनिट जो होता है ये बहुत तगड़ी चीज होती है। रो क्या है, तो रो को हम लोग बोल देते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बोल देते हैं, रेजिस्टिविटी बोल देते हैं, या फिर इसी को हम लोग नाम देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी का नाम रख देते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसी का नाम क्या रख देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या यूनिट होगा, तो इसका यूनिट देखेंगे तो ये यूनिट होता है ओम, ओम सेंटीमीटर, ये ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर हो जाता है। ये क्या हो जाता है, यूनिट का बहुत ज्यादा रोल है यहाँ पे। लेंथ का आपको यूनिट आपको ही पता है, यूनिट आप लेना चाहें मीटर ले सकते हैं या फिर सेंटीमीटर ले सकते हैं। एरिया का यूनिट क्या होता है सर, मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर यूनिट्स का मैं बार बार बोल रहा हूं, इस टॉपिक में अभी आज करोगे तो हमेशा यूनिट यूनिट बहुत गेम खेलेगा। ध्यान से देख लो अपने पास, ये चीज फिजिक्स में आपने पढ़ रखी है। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है, ये क्या है अपने पास, वो किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस के। अगर L बाई ए की वैल्यू क्या हो जाए अपने पास, 1 हो जाए। पक्का। यहां पे देखो, यहां पे दो तीन वर्ड आएंगे, एक बोलते हैं जी, जी इज नथिंग कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, तो कंडक्टेंस इज नथिंग सर 1 अपॉन रेजिस्टेंस, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज नथिंग 1 अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब जी इज नथिंग 1 अपॉन आर। सर जी इज नथिंग 1 अपॉन आर। यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ओम इनवर्स, या फिर इसी को ओम इनवर्स को हम लिख देते हैं यहाँ पे साइमंस लिख देते हैं, साइमंस लिख देते हैं, इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एम, ओम इनवर्स, या फिर इसको लिख देते हैं हम लोग साइमंस। पक्का। सर रेजिस्टेंस का यूनिट क्या आ गया, कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी का यूनिट देखोगे तो उसी को हम लिख देते हैं कंडक्टिविटी, या फिर एग्जाम हॉल में इसको कंडक्टिविटी के बदले ये भी लिखा जा सकता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, और ये क्या होगा, कंडक्टिविटी को हम लोग के से दिखाएंगे, प्रोनाउंस कापा करते हैं, और क्या लिख देंगे 1 अपॉन रो। यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा ये देख लो सर, ओम इनवर्स क्या आ जाएगा,
ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर इसी को लिखना चाहें तो साइमन मीटर इनवर्स, या फिर और क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और इसी को लिखना चाहें तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं। देख लो मेरे पास ये, आप फिजिक्स के पढ़ के आए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि इसमें भी डाउट है तो आप फिजिक्स वाला पोर्शन थोड़ा रिवाइज कर लेना। आप फिजिक्स से पढ़ के आए, दिक्कत नहीं। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये ध्यान रखना। कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, ये ध्यान रखिएगा। कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। सर उसको क्या कहते हैं, इसको के को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं कापा की तरह, प्रोनाउंस्ड एज कापा। इसको हम लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंस्ड एज कापा। ठीक है, ठीक है। तो ये अपने पास, तो मेरे पास ये फिजिक्स का पोर्शन है, यही यहां पे लेके आया। क्यों लेके आया उसका रीजन बताता हूं। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस में अब आप खुद से फिल करो। डेफिनेशन क्या है कि सर रेजिस्टेंस किसको डिफाइन करता है, ऑपोजिशन को डिफाइन करता है, इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं फिजिक्स में, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, रो एल बाई ए हो जाता है। ये सब फिजिक्स की चीजें हम लोग फिर से बात कर रहे हैं। रेजिस्टिविटी क्या है कि भाई कितना, इसका यूनिट देखोगे तो ओम क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है, या फिर ओम क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आप कर लो। अब ये डेफिनेशन मुझे लगता नहीं है कि आपको, अब यार तुम क्रैश कोर्स वाले बच्चे हो, तुम्हें ये सब चीजें आती हैं, 10th वाले बच्चे को भी आती है यार आज के टाइम पे। तो कंडक्टेंस क्या होता है, दिस इज नथिंग। कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू निकालने जाओगे 1/r हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। और यूनिट के बारे में बात करें तो यूनिट हमारे लाइफ में क्या आ जाएगा, साइमंस हो जाएगा, या फिर वही ओम इनवर्स, या फिर क्या बोल देते हैं, मोह। साइमंस को हम लोग एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जी की वैल्यू अगर कोई पूछे तो जी इज नथिंग 1/रेजिस्टेंस, जी इज नथिंग 1/रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी इज नथिंग कापा, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस बोलते हैं, और कापा इज नथिंग 1/रेजिस्टिविटी। ये चीज देख लो, ये एक लाइन लिखी हुई है, अभी पढ़ेंगे भी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है ना, वो डिक्रीज करती है डाइल्यूशन के साथ। क्यों, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन पर आयन कम हो जाता है। अभी ये कैसे आता है हम लोग थोड़ी देर बाद इसको जान भी जाएंगे। पहले आप बेसिक डेफिनेशन देख लो कि ये चीजें आप रिलेट कर पाओगे, ये चीजें आप रिलेट कर पाओगे। ये बेसिक चीजें आप देख लो, मैंने डेफिनेशन बता दी। अब देखो यहां से, यहां पे देखो, अब आर इज इक्वल्स टू, देखो अब फिजिक्स पढ़ लिया तो अब फिजिक्स का यूज करना शुरू करते हैं। ये मेरे पास आया था, ठीक है। यहां पे एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, सेल कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास जो होगा वो सेल होगा, बैटरी होगी, तो बैटरी के अंदर एक सेल कांस्टेंट वर्ड यूज होता है, उसको लिखते हैं हम लोग जी स्टार। जी स्टार इज नथिंग लेंथ अपॉन एरिया, जी स्टार इज नथिंग लेंथ अपॉन एरिया। सर लेंथ अपॉन एरिया को क्या लिख सकते हैं, आर बाई रो लिख सकते हैं, और 1/रो को क्या लिख देते हैं, आर इंटू के लिख देते हैं, आर इंटू के लिख देते हैं। देख लो, ये देख लो, जी स्टार को अगर लिखना चाहूं, अगर जी स्टार के बारे में बात करूं तो यही होगा जी स्टार। जी स्टार इज नथिंग लेंथ अपॉन एरिया, आर अपॉन रो, आर इंटू के। 1/रो को क्या लिखते हैं, आर इंटू कप्पा। यही होता है सर, सेल कांस्टेंट की ये वैल्यू आती है। किसने बोला नहीं सर एक काम करो ना आप, सर रेजिस्टेंस को आप कंडक्टेंस में लिख दो। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा। सर कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया। रेजिस्टिविटी को क्या लिख सकते हो, 1/कंडक्टिविटी, L/A। सर यहां से आप देखोगे कंडक्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, KA/L आ जाएगा, KA/L आ जाएगा। ये देख लो, कंडक्टेंस का, रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट चल रहा होगा कंडक्टेंस, उसका फॉर्मूला आ गया। किसने बोला सर एक काम कर लेते और भी कुछ चीजें डिराइव कर सकते हैं क्या। अब यहां पे देखो, जी स्टार आर इंटू के हो गया। अगर मैं फॉर सेम सेल बात करूं, फॉर सेम सेल, सेम सेल एंड डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, अलग अलग, सेम सेल है, सेम सेल है तो अपने पास क्या कांस्टेंट होगा, सेल कांस्टेंट सेम होगा। सेम सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस सॉल्यूशन क्या है, अलग अलग है। तो उस केस में क्या लिख सकता हूं, R1 इंटू K1 इज इक्वल नथिंग R2 इंटू K2, और दैट विल बी जी स्टार। ये देख लो, अब ये छोटे छोटे फॉर्मूले देख लीजिए आप, हो जाएगा। तो ये R1 इंटू के1, R2 इंटू के2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी स्टार। तो ये छोटी छोटी चीजें निकालते रहो। अब ये देखो एक ही सेल है, मान लो एक ही सेल दिया हुआ है, अगर एक ही सेल दिया हुआ है तो उसके अंदर तो यही बोल सकते हैं ना, सेम सेल है तो सेल कांस्टेंट क्या होगा, इक्वल होगा। सेल कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस इंटू क्या होती है, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी, दोनों की इक्वल होगी। सेम सेल है तो करते रहो पक्का। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, इनके बारे में ही बात करते रहेंगे।
अब इसके बाद आते हैं काम की चीज पे, और वो काम की चीज क्या बताता है, वो होता है, देखो तुमने कंडक्टेंस पढ़ लिया, रेजिस्टेंस पढ़ लिया, कंडक्टिविटी पढ़ ली, रेजिस्टिविटी पढ़ ली, ये तो सब फिजिक्स में है ना यार। केमिस्ट्री वालों के लिए क्या है, केमिस्ट्री वालों के लिए नया क्या आने वाला है, तो केमिस्ट्री वालों के लिए एक नई चीज आएगी, और यहां से हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी जाती। दैट इज व्हाट मोलर कंडक्टिविटी। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ऑब्वियस है केमिस्ट्री में जब भी बात करेंगे तो सर मोल्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, फिजिक्स में कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी चलेगी, हम लोग यहां बात करेंगे किसके बारे में सर, कंडक्टिविटी के बदले किसके बारे में बात करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी के। मोलर कंडक्टिविटी का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, इसका भाई का यूनिट देखना मोल्स पर लीटर, और इसका यूनिट देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर या फिर साइमन मीटर इनवर्स, यही होगा। अब यहां पे ये फॉर्मूला डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सी चीज है, कंडक्टिविटी पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी। कंडक्टिविटी पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन, सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर दो, मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है यहां पे, दिक्कत ये है कि लेमडा एम की वैल्यू के बाई सी जब आ रही है ना, लेमडा एम की वैल्यू जब के बाई सी आ रही है, तो यहां पे सी को लेके बड़ी दिक्कत। सी क्या होता है, अब मोल्स पर लीटर है, एक बात ध्यान बताना अपने पास, एक लीटर को क्या लिख सकते हो, थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो, या फिर 10 की पावर या 1/1000, ये देख लो 1/1000 मीटर क्यूब लिख सकते हो। सर इससे क्या लॉजिक बनता है, क्योंकि भाई साहब यहां पे यूनिट देख लो, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट ऐसे नहीं लिख सकते लीटर भी हो और सेंटीमीटर भी हो, नहीं, आपको किसी एक के टर्म में लिखना पड़ेगा, या तो लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो ताकि कुछ हिसाब किताब आ जाए, या फिर लीटर को किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर। अब यहां यूनिट डायमेंशन लगाना पड़ेगा, देखो कैसा, मैं यहां दो फॉर्मूले लिखने वाला हूं, दो फॉर्मूले लिखने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर कापा, इफ कापा इज इन, अगर कापा कंडक्टिविटी अपने पास इज इन साइमन सेंटीमीटर में होगा, देन आपका लेमडा एम का फॉर्मूला के अपॉन, यहां मोल्स लिखोगे सी, मोल्स पर लीटर आएगा, पर लीटर ऊपर आएगा, तो लीटर को कितना लिख दूं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख दूं। क्यों, अरे सर क्या बात कर रहे हो, अगर सर बात करेंगे 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि उसके रीजंस क्या हैं कि सर आपने क्या करना है यहाँ पे, ये देख लो k इंटू 1000 अपॉन सी, क्यों, क्योंकि सर लीटर को किस में पुट कर दूंगा मैं, लीटर को, देखना यूनिट लगा देता हूं, इसका यूनिट देखोगे, मैं पहले लिख देता हूं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कोई बोले कैसे आया, एक बार देख, ऊपर साइमन सेंटीमीटर है, ये नीचे क्या आ गया मोल्स, और ऊपर एक लीटर को क्या लिख सकते हो भाई साहब, एक लीटर को क्या लिख सकते हो सर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो, डिवाइड बाई मोल आएगा, सेंटीमीटर -1 था ना, हाँ सेंटीमीटर -1, तो बस सेंटीमीटर स्क्वायर बचा, ये बचा, तो यूनिट एंड डायमेंशन लगाते हैं, इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा, इसीलिए मेरा क्या आ जाएगा, अपने को आंसर कितना आना शुरू हो जाएगा, आंसर ये देख लो। सर अगर आपका कापा देख लो, इसी फॉर्मूले के दो तरीके होते हैं, याद रखना, इसलिए बोल रहा हूं यूनिट डायमेंशन यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कापा आपका, अगर कापा इस दिन, अगर कापा किस में आ जाए, साइमन मीटर इनवर्स में आ जाए, देन साइमन मीटर इनवर्स में आ जाए, तो उस केस में लेमडा एम जो बोलते हैं वो क्या हो जाता है, k इंटू सी इंटू 1000 हो जाता है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, उसका भी रीजन आपको अब समझ में आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि सर इसका यूनिट देखोगे तो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा, और यूनिट डायमेंशन लगाओ, फिर से वही चीज लगाओ, देखोगे जो लगता हो तो ये देखो, साइमन मीटर इनवर्स है, डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन क्या पढ़ोगे, मोल, और फिर ऊपर जाएगा 1 लीटर, और 1 लीटर को क्या पुट कर दो, 1/1000 मीटर क्यूब, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो मुझे ना उससे मतलब नहीं, मेरे पास दो फॉर्मूले आ गए मोलर कंडक्टिविटी के, मोलर कंडक्टिविटी के दो फॉर्मूले आ गए, क्या क्या, के बाई सी आ गया, के बाई सी आ गया, और के बाई सी के अंदर यूनिट डायमेंशन लगा के मेरे पास दो फॉर्मूले आ रहे हैं, और उन दो फॉर्मूले को मैं यूज करने वाला हूं, अलग अलग यूनिट, इसका यूनिट देखो उसका यूनिट देखो, उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज करो, इसका यूनिट और उसका यूनिट देखो, उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज करो। तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने के दो तरीके, नॉर्मल कोई पूछेगा तो फॉर्मूला दिख रहा है अपने को, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है ये मत पूछना ही सर सी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियस है भाई, अब इक्विलिब्रियम सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है, अब अगला दो चैप्टर बहुत इजी से बचे हुए, ठीक है, अगले दो चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर और सरफेस केमिस्ट्री। एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th क्लास के शुरुआत में पढ़ते हैं, जब जोश बहुत हाई होता है, जब लगता है कि हाँ भाई अब तो साइंस में एकदम फोड़ फाड़ देंगे, हम 10th में ही गलती तो कर लेते हैं, 10th में हम पढ़ते हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड्स, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, फिर हम लेते हैं साइंस, न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड हो जाती है,
पहले हम मजे मजे में साइंस लेते हैं, फिर बाद में साइंस हमें धीरे धीरे मजे ले रही होती है हम लोग से, यही हो रहा होता है। ठीक है, तो वही चीज है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का ही हायर वर्जन क्या पड़ा, आयनिक इक्विलिब्रियम। सर आप जो कार्बोनेट्स कंपाउंड्स पढ़ते हैं उसी को हम लाके ऑर्गेनिक के फॉर्म में खड़ा कर देते हैं, पूरा पूरा ऑर्गेनिक। अब आई थिंक ऑर्गेनिक में भी मैं देख रहा था शायद वो भी फिनिशिंग मोड पे आ गया है, अल्डिहाइड कीटोन शायद ऐसा कुछ चल रहा है, तो वो भी अब जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। तुम ये सोचो हम लोग अपने साथ साथ दौड़ा रहे कि हाँ भाई चल साथ साथ कर ले, कोई दिक्कत नहीं, तू लेट आया बट हम तुझे कराएंगे, 2 साल की चीज 3 महीने में करा के खत्म करेंगे। लेकिन एक ही कंडीशन है, थोड़ा साथ साथ में फास्ट अप्रोच के साथ चलना। यहाँ लीटर के बदले क्या किया, जैसे अब जिसको लगता है कि सर यूनिट डायमेंशन नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, याद रख ये कंडीशन होगी ना तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ये कंडीशन होगी तो नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर कोई कंडीशन नहीं दी है तो यूनिट देख लो, अगर मीटर स्क्वायर में पूछेगा तो नीचे 1000 रखना है, और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछेगा तो ऊपर 1000 रखना है। क्वेश्चंस करना शुरू करें, क्वेश्चंस करना शुरू करें। जैसे ये देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर बात करेंगे, इस क्वेश्चन में अगर बात करेंगे तो हमारे पास ना एनसीईआरटी पूरा, आराम से रुक जाओ पहले देख लो कैसे करना है। इसकी कैलकुलेशन बहुत गंदी सी आने वाली है, बहुत गंदी सी आएगी। ठीक है, क्यों आएगी उसका रीजन बताता हूं। ठीक है, इसका रीजन बताता हूं, ये देखो क्यों आएगी, इसका रीजन बताता हूं। देखो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.05 मोल्स पर लीटर। ठीक है सर, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर का मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 1/2, यही होगा सेंटीमीटर में, और दिस विल बी 0.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अच्छा लेंथ दिया हुआ है कितना, लेंथ दिया हुआ है कितना सर अपने पास 50 सेंटीमीटर का। अच्छा एक बात बताओ, रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। सर ये एनसीईआरटी क्वेश्चन सब कुछ ही पूछना चाह रहा है, पूछ रहा है रेजिस्टिविटी बताओ, कंडक्टिविटी बताओ, मोलर कंडक्टिविटी बताओ। पहले रुक जाओ, लेकिन उससे पहले एक सिंपल चीज बताना चाह रहा हूं, तुम किसी एक को फॉलो करना, या तो तुम सेंटीमीटर में लेना चाहते हो सेंटीमीटर में ले लेना, अगर मीटर स्क्वायर में लेना चाहते हो मीटर में ले लेना, रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करो, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, जैसे भी होगा। लीटर को भी बाद में क्या करना, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। मेरे हिसाब से मैं सेंटीमीटर में खुश हूं, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, रेजिस्टेंस है, कॉलम है, कॉलम का वॉल्यूम अपने पास क्या निकालते हैं, एरिया क्या होगा इसका, एरिया क्या हो रहा होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एरिया को क्या लिख सकता हूं, इसका एरिया निकाल सकता हूं, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं, एंड पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या आ गया। सर व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए, रो क्या हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल हो जाएगा, आर पाई इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, लेंथ कितना है 50 है। सर जितना भी आ रहा हो रेजिस्टिविटी यहां से निकल के आ जाएगी, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी यहां से निकल के आ जाएगी, जितना भी आ रहा हो रेजिस्टिविटी यहां से निकल के आ जाएगी, और दैट विल बी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। एग्जैक्ट वैल्यू आप निकालना चाहो, आर की वैल्यू पुट करो निकाल दो। मैं आपको बस अप्रोच बता रहा हूं, अभी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो ऑब्वियस है ये एनसीईआरटी है तो ज्यादा मजे लेती है, इसलिए दिक्कत है हमारे लिए। ठीक है, रेजिस्टिविटी ये आ जाएगी, किसने बोला कंडक्टिविटी बताओ, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी इज नथिंग, कापा निकालना है, एंड दैट इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, 1 अपॉन क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी आ जाएगी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, सॉरी ओम इनवर्स क्यों लिखा है इसको यार, इसका ओम इनवर्स थोड़ी ना होगा, इसका यूनिट ओम सेंटीमीटर आ जाएगा ना, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर इसी को साइमन सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं। वैल्यूज पुट करो आंसर आएगा, इसलिए नहीं करवाना चाहता, बहुत गंदी कैलकुलेशन। अभी न्यूमेरिकल आएगा जो ऑब्जेक्टिव वाला वो कर लेना। कंडक्टिविटी ये आ जाएगी। अब किसने बोला सर मोलर कंडक्टिविटी बताओ, तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए सर मैं ना सबको यूज कर रहा हूं, आपको लगता हो भरोसा ना हो तो आप एनसीईआरटी जाके देख लेना। आपको मोलर कंडक्टिविटी सर K/C तो होता है, लेकिन कापा का यूनिट मैंने किस में लिया है, सेंटीमीटर में, तो K इंटू 1000/C करूंगा, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट। आप वैल्यूज पुट कर दोगे सब कुछ सिमिलर सिमिलर सा आ जाएगा। सर वैल्यूज पुट कर दोगे सब कुछ सिमिलर सा आ जाएगा। बस अब आपको यहां सॉल्व करना है, यहां सॉल्व करना है, यहां सॉल्व करना है, आंसर आपके हाथ में है। तो अपने पास ये देख लो, अब इस तरह क्वेश्चंस आप बस देखो, तरीका देखो कि कैसे कैसे सॉल्व करवाया जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन अलग साइड है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख भाई, एनसीईआरटी क्वेश्चन देख, कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m सॉल्यूशन इज, कंडक्टिविटी दी हुई है, किसमें दी हुई, यूनिट डायमेंशन से पहचान ले, कंडक्टिविटी किसमें दी हुई, साइमन सेंटीमीटर में। सर कंडक्टिविटी कापा दिया हुआ है कितना, 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। क्या पूछ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.20 मोल्स पर लीटर, मोलारिटी को यही लिखते थे। सर व्हाट इज लेमडा एम, लेमडा एम इज नथिंग K/C, और जब सेंटीमीटर में होता है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। सर ये कितना हो जाएगा, 0.0248 इंटू
1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.2। सर ये 10 3 जीरो आ जाएगा, कितना हो गया 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा मोल इनवर्स। और ये क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं, ये वाले क्वेश्चंस ना कभी भी आपके एग्जाम हॉल में आ सकते हैं, क्योंकि ये है एनसीईआरटी में भी और बहुत सिंपल सा है, यूनिट एंड डायमेंशन लगाना है, आंसर आ जाएगा। ये ऊपर 1000 से क्यों कर रहे हैं इसका रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि सर इधर सेंटीमीटर में है, यहाँ लीटर है, लीटर जब जाता है तो क्या हो जाता है 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। पक्का। ये देख ये क्वेश्चन अगेन फिर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में यही दिक्कत है कि थोड़ा कैलकुलेशन गंदा होगा, लेकिन हाँ यार कॉन्सेप्ट समझने को बहुत कुछ मिलेगा। सेल कांस्टेंट बोल रहा है, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था, सेल कांस्टेंट जी स्टार। सेल कांस्टेंट अगर निकालना है, सेल कांस्टेंट अगर आपको निकालना है तो सेल कांस्टेंट क्या होता है आर इंटू के होता है, और आर इंटू के या फिर एल बाई ए, यही था। सर यहाँ लेंथ नहीं दिया है ना एरिया दिया है, लेकिन हाँ रेजिस्टेंस दिया हुआ है। रेजिस्टेंस कितना है 1500, और के की वैल्यू कितनी दी हुई है, के की वैल्यू कितनी दी है 0.46 इंटू 10 की पावर -3, 0.146 इंटू 10 की पावर -3। तो के की वैल्यू ऐसे लिखी हुई है जी स्टार। अब देख लो सॉल्व करके आंसर निकालोगे, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, वो कहानी अलग है। लेकिन हाँ इसका यूनिट क्या होगा, ये सेंटीमीटर में है तो ये आंसर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। पक्का। सर ये सब एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए क्वेश्चंस हैं, आप इसको नेग्लेक्ट करके चल रहे होगे, शायद बहुत सारे लोग बोर्ड्स के लिए कर रहे होंगे तो उसने देखा तक नहीं होगा अपने को। लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ना कैलकुलेशन गंदी है, ऑब्वियस एनसीईआरटी इसीलिए लोग टच नहीं करते, रीजन की उसकी कैलकुलेशन बहुत गंदी आएगी। लेकिन भाई काम की चीज है, कॉन्सेप्ट देखो, यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन आजकल फिजिकल के टाइम में तो यही कर रहे हैं ये लोग, ये छोटे छोटे क्वेश्चन उठा के रख दो। ये देखो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन एनसीईआरटी ने थमा रखा है। और ये क्वेश्चंस ना एग्जाम हॉल में अगर आपको दिखेंगे तो आपको ना, आपको एक लॉ होता है न्यूटन्स फोर्थ लॉ, वो क्या बोलता है कि सर फियर इन द एग्जाम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। जितना बड़ा क्वेश्चन का लेंथ दिखेगा उतना ज्यादा डर लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये फोर्थ लॉ है, न्यूटन्स का नहीं लेकिन हम लोगों का मान लो। ठीक है, ये फोर्थ लॉ कैसे वैलिड है, क्यों सर इतना बड़ा क्वेश्चन पता नहीं, एक तो पढ़ने में बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, डर लगना शुरू हो जाता है। नहीं डरना है भाई, सीधा सीधा आप कॉन्सेप्ट लगाना शुरू करो, कुछ नहीं आप पढ़ना शुरू करो कि एक कंडक्टिविटी सेल है, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ये दिया हुआ है, तो सर इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 ले लिया। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1, क्या करूं मैं, जब जब बड़ा क्वेश्चन हो ना तो उसके बगल में उसका गिवन लिखना शुरू कर दो, ट्रिक यही है। सर उसी सेम सेल में अगर आपने C2 दूसरे कॉन्सेंट्रेशन का फिल किया तो सर ये आ रहा है, और उसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 520 ओम आ रहा है, यही आ रहा है। फिर बोल रहा है कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सेकंड सेल, मतलब कंडक्टिविटी निकालनी है और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, किसका सेकंड सेल का निकालना है। ठीक है, ये दो चीजें पता चल गई। कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी इसकी दी गई है, इस वाले कितनी दी गई है 1.2 साइमन मीटर इनवर्स दिया हुआ है, यही दिया हुआ है सर। अब सब कुछ गिवन है, अब आपको यूज करना है कि भाई मैं कैसे निकालूं, K2 कैसे निकालूं और लैम्डा M2 कैसे निकालूं, इसकी कंडक्टिविटी कैसे निकालूं, इसकी लैम्डा M कैसे निकालूं। तो इसके लिए देखो अपने पास कंडीशन क्या क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये देख लो। सर सेम सेल है, सेम सेल में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सेम सेल में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं R1 इंटू K1, R2 इंटू K2 हो जाएगा। K2 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं R1 K1 अपॉन R2, R1 K1, R1 बाई K1, R1 कितना हो गया अपने पास 100, K1 कितना हो गया 1.29, सर R2 कितना हो जाएगा 520, यही होगा। सॉल्व करेंगे जितना भी आए 129 अपॉन 520 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा साइमन मीटर इनवर्स। सर K2 आ गया, K2 की वैल्यू आ गई, सेम सेल है तो ऑब्वियस सेल कांस्टेंट क्या होगा सेम, R1 इंटू K1 इज इक्वल्स टू R2 इंटू K2 हो जाएगा। पक्का। किसने बोला सर लेमडा M2 बताओ, लेमडा M2 बताओ, लेमडा M2 क्या होगा K2 बाई C लिखूं, और K2 किस में है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में होगा तो नीचे क्या लिखूंगा 1000, K2 की वैल्यू 129 अपॉन 520, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई है, कॉन्सेंट्रेशन इसकी C2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ C2 लिखूंगा 0.02 इंटू सर ये कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 1000 से, तो लेमडा M2 अपने पास ये हो जाएगा। श्योर हो तो ये छोटी छोटी चीजें कर लीजिए। अब जितना भी आए इसका यूनिट देखोगे तो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा, मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। आंसर निकाल दो, आंसर निकाल दो। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएं वैसे वैसे करते चले जाओ। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, जानबूझ के मजे ले रहा है, बोल रहा है कि भाई साहब कंडक्टेंस निकालिए, रेजिस्टिविटी दी है और सेल कंडक्टेंस दिया हुआ है। एक बात बताओ, रेजिस्टिविटी दी हुई है 54 ओम, सर
सेल कांस्टेंट L बाई ए की वैल्यू दी हुई है 0.5, तो पहली बात R कितना आ जाएगा, रो L बाई ए आ जाएगा। R कितना आ जाएगा, रो L बाई ए आ जाएगा 0.5, कितना आ गया 27। सर 1 अपॉन आर को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 27 आ जाएगा। कंडक्टेंस ही तो हो जाएगा 1 अपॉन 27। सर आपको अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लो, बहुत इजी सा होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डर नहीं है। ऑब्जेक्टिव को ये जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन अभी करा रहा था ना, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन गंदा है। ये वाले तो आप कर सकते हो सर, आपसे वो बस मजे ले रहा होगा। जैसे ये देखो ना अपने पास ऐसे क्वेश्चन, फिर ये तो सेम हो गया, एक मिनट, हाँ ये देखो ये तो सेम हो गया। ये वाला क्वेश्चन अब देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 N, ये कितना है 50 ओम है, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रोड्स आर 2.2 सेंटीमीटर अपार्ट एंड एरिया ऑफ दिस, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। किस में निकालना है, मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में जब भी निकालना होगा, मुझे पहली चीज सर जो लेंथ है वो क्या करना पड़ेगा, लेंथ जो होगा वो 2.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा। सर एरिया क्या होगा 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सर 4.4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर लिखूंगा। फिर किसने बोला सर एक काम कीजिए ना, रेजिस्टेंस है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.5 M, सर मुझे निकालना क्या है, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है कितना 50 ओम दिया हुआ है, मुझे लेमडा एम निकालना है। लेमडा एम के लिए क्या चाहिए, लेमडा एम के लिए क्या चाहिए के अपॉन सी, और ये मीटर में चाहिए तो नीचे क्या चाहिए 1000 में। ये किस में चाहिए, साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। सर सी की वैल्यू तो दी हुई है, साइमन में निकाल देते हैं। सर पहले एक बात बताओ, के की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, तो सर हम ऐसा लिख सकते हैं आर इंटू के, क्या आ जाएगा एल बाई ए। सर आर की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू क्या हो जाएगी एल बाई ए इंटू क्या आ गया के। एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 2.2 इंटू 10 की पावर -2, ये वैल्यू कितनी है 4.4 इंटू 10 की पावर -4 इंटू के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू सॉरी आर की वैल्यू, आर की वैल्यू ना, आर की वैल्यू कितनी है 50। ये देख लो ये 2 हो गया, 10 की पावर ऊपर गया तो ये 10 की पावर सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ऊपर, और ये कितना हो गया 100, कितना आ गया आंसर 1। सर के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 साइमन मीटर इनवर्स। देख लो 100 10 की पावर -4 + 4 हो गया 100 हो गया, और 100/100 कितना आ गया 1। अब यहाँ 1 पुट कर दो, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू ये क्या हो गया 1000 हो गया। सर 0.5 2 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा -3, 2 इंटू 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -3 को क्या लिखते हैं 0.002। एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। आप देख लो ये न्यूमेरिकल सब आपसे सॉल्व होने चाहिए, ये न्यूमेरिकल सब आपसे सॉल्व होने चाहिए, नहीं तो अब नहीं हो रहे तो दिक्कत होगी, ठीक है। अब नहीं होंगे तो दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, पक्का श्योर हो तो ये छोटी छोटी चीजें आप स्टार्ट कर लो। ये एक लास्ट क्वेश्चन करो इस टॉपिक के ऊपर, फिर इस टॉपिक को आज मानते हैं कि हमारा ये टॉपिक हो जाएगा। नॉर्मलिटी दी हुई है, अच्छा एक चीज और, यहां हमने लेमडा एम निकाला है, तो लेमडा पहले ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। नॉर्मलिटी से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पहले ऐसे निकाल देते हैं, फिर मैं एक चीज बता दूंगा, फिर अपना क्लास को फिनिश करेंगे। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, पुल रख कंडक्टेंस बताओ। अरे भाई रेजिस्टेंस दिया है तो कंडक्टेंस कितना हो जाएगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस होगा 1 अपॉन 420 कर दो, हो गया। 1 अपॉन 420 कर दो, 1 अपॉन 420 आप इसको डिवाइड करोगे 1 अपॉन 420 कितना आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ 1 अपॉन 420 का, तो 1 अपॉन 420 जो मिलेगा मुझे कितना मिलेगा, एक मिनट, 1 अपॉन 420 भाई कितना हो गया 420 0.0023, तो इसको क्या लिख दूं 2 पावर ले लेता हूँ 2.4 इंटू 10 की पावर -3, क्या आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं बनता, लेकिन हाँ यहाँ पे एक नॉर्मलिटी कॉन्सेप्ट आ गया, तो हमने नॉर्मलिटी रिडॉक्स में पढ़ी थी। तो अब देखो लेमडा एम हमने पढ़ा, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ध्यान से देख लो अपने पास, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है लेमडा एम। लेमडा एम की वैल्यू पूछोगे तो के बाई क्या आ गया सी। अगर तुमसे किसने बोल दिया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अगर इक्विवेलेंट्स की कंडक्टिविटी पूछ दी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ दी, तो ध्यान से देखना अपने पास, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लेमडा इक्विवेलेंट कुछ नहीं, के बाई क्या पुट कर देना एन, के बाई एन। यहां क्या है सर, यहां कॉन्सेंट्रेशन है, मोल्स पर लीटर आया, यहां पे क्या पुट कर देना इक्विवेलेंट्स पर लीटर आ जाएगा। सर यहां पे दो फॉर्मूलाज आए थे, इसके दो फॉर्मूलाज आए थे, लेमडा एम का दो फॉर्मूला आया था, ध्यान से देखना। चलो पहले इनके बीच में बात कर लेते हैं। सर व्हाट इज नॉर्मलिटी, व्हाट इज नॉर्मलिटी, सी इंटू एन फैक्टर लेते थे हम लोग शायद। तो सर यहां से एक चीज आ गई, लेमडा इक्विवेलेंट इज नथिंग लेमडा एम
अपॉन एन फैक्टर आ जाएगा, लेमडा एम अपॉन एन फैक्टर आ जाएगा, ये रहा, हो जाएगा सर। लेमडा इक्विवेलेंट इज नथिंग के बाई नॉर्मलिटी को क्या लिख सकते हो, सी इंटू एन फैक्टर, बाकी सारी कहानी वही है। अगर सर यहां पे भी अगर कोई बोले ना तो लेमडा इक्विवेलेंट का भी दो फॉर्मूला आ जाएगा, देख लो अपने पास, लेमडा इक्विवेलेंट का भी दो फॉर्मूला आ जाएगा, के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। सर के इंटू 1000, के कब ले लोगे अपने पास, साइमन सेंटीमीटर में। सर यहाँ पे इस फॉर्मूले में लेमडा इक्विवेलेंट क्या आएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा। लेमडा इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला और ले लो, के अपॉन नॉर्मलिटी इंटू क्या आ जाएगा 1000, नॉर्मलिटी इंटू क्या आ जाएगा 1000, और के की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, साइमन मीटर इनवर्स में, और नॉर्मलिटी अपने पास, इसके बारे में देखोगे तो फिर से इसका क्या आ जाएगा, इसका अपने पास देखोगे तो ये आ जाएगा साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट -1। तो ये इक्विवेलेंट में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया हो, मोलर कंडक्टिविटी दिया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं है इसलिए हमें टेंशन नहीं होती है। लेकिन हाँ, मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर भरे पड़े होंगे क्वेश्चंस, मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर भरे पड़े होंगे क्वेश्चंस, जितना हो सकता है मोलर कंडक्टिविटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। तो अब इसके बाद सारी की सारी चीजें आपके पास क्लियर है, घर जाइए, घर पे ही मतलब सॉरी ऑफलाइन की हाथ लगी पड़ी, मैं बोल रहा हूँ घर पे एक काम करो, आज अपने पास सारे फॉर्मूलाज हो गए, सारी फॉर्मूलाज ऑब्वियस है, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चुका है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद आज हमने सेकंड पोर्शन स्टार्ट कर दिया है, कंडक्टेंस की बात कर रहे थे। कल हम लोग के पास फिर इस टॉपिक को फिनिश करेंगे और हम थर्ड पोर्शन की तरफ मूव करेंगे, एंड दैट इज कंप्लीटली अपने पास क्या आने वाला है सर, कल इलेक्ट्रोलिसिस के बाद उसके बाद बैटरीज और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, बहुत सिंपल चीजें आएंगी। तो हम लोग नेक्स्ट डेज में अपने पास चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे, कल हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके अगले दिन तो कंप्लीट ही कंप्लीट होने वाला है। ट्राई करो जितना हो सकता है, थोड़ा सा रिदम बनाइए, ट्राई कीजिए कि चैप्टर्स लॉजिक लगा लगा के कि हाँ यार ये चीज़ें ऐसे ऐसे बन रही हैं, इस तरह की चीज़ें हमें करनी है पक्का। तो चलो अब एक काम करते हैं, आज का डीपीपी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के क्वेश्चंस भी होंगे, इलेक्ट्रो कंडक्टेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस होंगे, तो आज का डीपीपी भी अच्छे से अटेम्प्ट करना। जितने डीवीपीज हैं उन सबके क्वेश्चंस में अगर कोई मिस्टेक हो रही है तुमसे तो उसको एनालाइज करो, क्यों हो रही है ये देखो, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है तो भाई सीख सकते हो वहाँ से भी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। कभी कभी क्वेश्चंस ज़्यादा हमें अच्छे से सिखाते थे क्योंकि आप पढ़ते अलग डिजाइन से हो, पूछा अलग डिजाइन से जाता है, यहीं पे सिंक होना, एक दूसरे से मिलना जुलना, ये सही हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो पक्का, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।